नमस्कार, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हिंदी विश्व हिंदी दिवस पर साहित्य अड्डा में। जैसा कि हम निरंतर आज हिंदी को समर्पित कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित कर रहे हैं और आपको विश्व में जिन लोगों ने हिंदी का मान बढ़ाया है, जिनकी वजह से हिंदी का मान और सम्मान बढ़ रहा है, हम उन तमाम मेहमानों से आज आपको मिलवा रहे हैं। लगातार हम उन महनीय और महत्वपूर्ण शख्सियतों से आपको मिलवा रहे हैं, जो समय के हस्ताक्षर हैं। किसी न किसी रूप में जब कभी समग्र हिंदी का इतिहास लिखा जाएगा, आज के वर्तमान को जब भविष्य में लिखा जाएगा, तो उन सब का नाम स्वर्णिम अक्षरों में अंकित होगा और उसी के तहत आज हम अपने दूसरे सत्र में फिर से हम विश्व के कोने-कोने से तमाम ऐसे मेहमानों को लेकर के आए हैं, जिनसे बात करना या जिनकी बात को सुनना अपने आप में एक बड़े सौभाग्य की बात है, जिनसे बहुत कुछ सीखा जा सकता है, जिनसे सीख कर या जिनकी बातों में से हम खुद सीखें निकाल कर तमाम अपनी कमियों को दूर कर सकते हैं या हम जिन प्रयासों में भारत में भी या भारत के बाहर जहाँ कहीं भी हिंदी के मान-सम्मान के लिए हम प्रयासरत हैं, हमें उनकी बातों से उसमें बल मिलेगा। हम उनकी बातों में ऐसे फ़ॉर्मूले ढूँढ सकते हैं, जहाँ से हम भाषा का प्रचार और प्रसार कर सकें। तो आइए सबसे पहले स्वागत है हमारे साथ हैं अनूप भार्गव जी अमेरिका से। अनूप भार्गव जी का परिचय मैं आपको बताना चाहूँ तो अ, वैसे तो उनका परिचय किसी भी परिचय का मोहताज नहीं है। उनका परिचय इतना है कि वो हिंदी के जो सबसे बड़े और सबसे सशक्त और सबसे समृद्ध बेटे हैं, उनमें उनका परिचय होता है, लेकिन उनका एक परिचय सांसारिक भी है, जो मैं देना चाहूँगा कि वो हृदय से कवि हैं, लेकिन व्यवसाय से कंप्यूटर के सलाहकार हैं, कंप्यूटर सलाहकार हैं। आप सोचिए, कंप्यूटर का जटिल संसार और साहित्य का सृजनात्मक और काव्यात्मक हृदय, दोनों अपने आप में विरोधाभासी हैं, लेकिन भारतवर्ष की और भारतवर्ष के सपूतों की यही खासियत रहती है कि वो विरोधाभासों के अंतर्गत भी एक तरह का सामंजस्य ढूँढ लेते हैं। उस सामंजस्य के तहत वो अपने देश की और अपनी भाषाओं की सेवा करते हैं। आपका जन्म अनूप जी का जन्म राजस्थान में हुआ और बचपन से ही लेकिन उनकी जो रुचि थी वो हिंदी साहित्य और खास तौर से कविताओं में रही। बिट्स पिलानी और आईआईटी दिल्ली से स्नातकोत्तर करने के बाद 1983 से यानी अगर मैं कहूँ तो कम से कम 4 दशक यानी कि एक बहुत बड़ा समय हो जाता है, पीढ़ियाँ गुज़र जाती हैं। इतने लंबे समय से वो अमेरिका में रहते हुए एक हिंदी के लिए काम कर रहे हैं, हिंदी के लिए समर्पित हैं, हिंदी के लिए बहुत सारे काम उन्होंने किए हैं। न्यूयॉर्क के 8वें विश्व हिंदी सम्मेलन में केंद्रीय आयोजन जो समिति थी उसके सदस्य रहे हैं, वहाँ से सदस्य हैं। 1993 में ही उन्होंने ई कविता व ई चिंतन समूहों की स्थापना की। ये मैं वो नाम ले रहा हूँ, जिन नामों को हम लोग अक्सर गूगल पे पढ़ा करते हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते कि उनके पीछे किनका मन और किनका मस्तिष्क और किनका समर्पण और किनका त्याग लगा हुआ है। ऐसे ही हैं हमारे महत्वपूर्ण अतिथि आज के अनूप भार्गव जी। कविता कोश आज हम भारत में या विश्व के किसी कोने में किसी के बारे में कुछ पढ़ना चाहते हैं, तो हम बड़े आसानी से कविता कोश का नाम ले लेते हैं, लेकिन उसकी स्थापना में जिसकी नींव में जिन्होंने अपनी तरफ से पत्थर लगाए हैं, वैसे हैं हमारे मेहमान अनूप भार्गव जी। 10वें विश्व हिंदी सम्मेलन में विश्व हिंदी सम्मान से सम्मानित हैं। 2014 में झिलमिल अमेरिका संस्था की स्थापना की। झिलमिल अमेरिका संस्था संगीत, नृत्य, नाटक, साहित्य, कवि सम्मेलन यानी कि मैं अगर कहूँ कि सोडिसी भाव यानी कि कलाओं के जितने रूप हो सकते हैं, उन तमाम रूपों को निखारने का, निथारने का काम किया करता है ये संगठन, संस्था झिलमिल अमेरिका संस्था। अनेक इसके अलावा अमेरिका में घूम-घूम कर वो इन तमाम विधाओं का प्रचार और प्रसार करते हैं। 2019 में उन्होंने कविता की पाठशाला की स्थापना की। ये परिचय देना इसलिए ज़रूरी था, इसलिए आवश्यक था, ताकि लोगों को ये याद रहे, ये सनद रहे भारत में कि उन लोगों को जिनको लगता है कि हिंदी में बात करना या हिंदी की बात करना अपने आप में बहुत गौरवमयी नहीं है, उनको ये बात आज आपका परिचय देना इसलिए ज़रूरी था, इसलिए आवश्यक था कि उन्हें याद रहे कि कुछ लोग धरती पे सब कुछ पा लेने के बाद भी अपनी मिट्टी के लिए लड़ते रहते हैं, अपनी मिट्टी की भाषा के लिए संघर्ष करते हैं। आपका बहुत-बहुत स्वागत है आदरणीय अनूप भार्गव जी। नमस्कार सर। धन्यवाद। हमारे दूसरे मेहमान हैं, चूँकि आज हमने ये प्रयास किया कि हम विश्व भर से ढूँढें, हम दुनिया भर से उन तमाम बीज जो लोग भारत से एक थैले में बीज लेकर साहित्य और संस्कार के निकले और जिन्होंने विश्व भर में उन्हें बो करके उन्हें वटवृक्ष बना दिया। हमारा प्रयास था कि हम ऐसे मेहमानों को जोड़ें, तो हम उसी कड़ी में मेडागास्कर से अभय कुमार जी का परिचय हम तलाश कर लाए हैं। चूँकि उनका परिचय हम सबके पास है, हम सबके पास उनका परिचय इसलिए है क्योंकि उन्होंने वो भारत के राजदूत हैं। उन्होंने भारत के लिए और मेडागास्कर और या मैं कहूँ कि भारत की संस्कृति, भाषा और संस्कार
उन तीनों के बीच एक सेतु का काम किया है, जो कि उनकी एक राजनयिक कर्तव्य रहा। लेकिन इसके अलावा भारतीय विदेश सेवा के यशस्वी अधिकारी भी वो रहे हैं। उन्होंने जैसे दुनिया में हर किसी का एक स्टाइल होता है, उनका एक स्टाइल है और उनका स्टाइल उनके नाम से झलकता है। लोग बड़े प्यार से और इज्जत से, सम्मान से उनको अभय के नाम से पुकारते हैं। मैं जहां गलत हूं सर, मुझे बाद में जरूर सही कीजिएगा। आपका हार्दिक अभिनंदन और बहुत ज्यादा स्वागत है। इस सांसारिक इस परिचय के अलावा, जिस परिचय के लिए आज हमारा और उनका संवाद यहाँ पर स्थापित हुआ है, वो ये है कि वो पूरे विश्व में साहित्य जगत में बड़े प्यारी मुस्कुराहट और अपनी बड़ी प्यारी कविताओं के लिए यहाँ पर जाने जाते हैं। आप अंग्रेजी के कवि हैं, चिंतक हैं। अब 8 काव्य संकलन आपके अंग्रेजी, अगर मैं शायद अगर ठीक हूं तो आपके 8 काव्य संकलन जो है वो अंग्रेजी में आ चुके हैं। आप द ब्लू मेरी एंथोलॉजी ऑफ ग्रेट इंडियन पोएम्स, कैपिटल्स और न्यू ब्राजीलियंस पोएम्स के भी एडिटर हैं। इतना सारा काम, इतना सारा समय आपने अपनी, मैं जानता हूं कि आपकी जो सेवा है उसके बाद इतना समय मिलना, इसका मतलब जरूर है कि आपने रातों को जग जग के या आपने दिन के निकलने के ठीक पहले से लेकर के बहुत सारा समय जो है साहित्य को दिया है। सबसे बड़ी बात जिस पर हम हर एक भारतवासी को गर्व होना चाहिए, हम तमाम हिंदी भाषियों को गर्व होना चाहिए, हम सबको हम सबको उस देश की मिट्टी में जन्म लेने की वजह से गौरव होना चाहिए जहां से अभय कुमार जी का जन्म हुआ है, कि उन्होंने एक अर्थ एंथम लिखा, धरती का गीत लिखा। उन्होंने धरती का एक गीत, मतलब धरती का वैश्विक गीत लिखा उन्होंने, और इस गीत को दुनिया की 50 से अधिक भाषाओं में अनुवाद किया गया। शायद अब वो संख्या बढ़ चुकी होगी सर, आप मुझे जब बात होगी आगे तब बताएंगे। इस गीत को भारत के विख्यात प्रख्यात फिल्मकार श्याम बेनेगल जी ने चित्रांकन किया। ऑस्कर सम्मान से सम्मानित जेफरी डी ब्राउन ने इसको गीत को बहुत सराहा। मनीषा कोइराला, मतलब जितनी भी विश्व की बड़ी बड़ी शख्सियत हो सकती हैं, वो सब इस गीत को छू के निकली हैं, सबने इस गीत को महसूस किया है। आज आपका प्यार, आपके गीत, आपका सम्मान, आपका जो जिस मुस्कुराहट और जिस जुनून के लिए आप पहचाने जाते हैं, आज हम उन सबसे परिचय कराएंगे। भारत में आपको बहुत सारे लोग देख रहे हैं, तमाम लोगों की तरफ से मैं आपका अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। बहुत खुशी। हमारी अगली मेहमान है, जो हमारे तमाम दर्शक यहाँ पर सुन रहे हैं वो ये देखते चलें कि हमने जो कहा हम वही कर रहे हैं। हम दक्षिणी छोर धरती का, पूर्वी छोर, उत्तरी छोर, तमाम छोर हमने आज नापे हैं यहाँ पर, क्योंकि हम चाहते हैं कि अगर विश्व हिंदी सम्मेलन है तो उसकी सार्थकता यहाँ पर बने। तो हमने कनाडा से डॉक्टर शैलजा सक्सेना जी को यहाँ पर आमंत्रित किया है। वो दिल्ली विश्वविद्यालय से हिंदी में PhD करने के बाद और 9 वर्षों के अध्यापन के बाद अमेरिका, इंग्लैंड और अब कनाडा में रहती हैं। उन्होंने जितनी साहित्य की विधाएं हो सकती हैं, कहानी, गीत, लेख, कविता, समीक्षा, शोध पत्र, लेखन, प्रकाशन, नाट्य निर्देशन, यहाँ तक कि अभिनय। आज वाकई एक बहुत सौभाग्यशाली मंच है, आज वाकई एक बहुत बड़ा मंच है, क्योंकि हम भगवान श्री कृष्ण, योगीराज श्री कृष्ण को जिस वजह से जाना करते हैं, भगवान राम को तो हम मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, लेकिन योगीराज कृष्ण को उनकी कलाओं की वजह से जानते हैं। वो 16 कलाओं में पारंगत थे। आज हमारे सारे मेहमान ऐसे ही हैं जो एक से बढ़कर एक, जिनके अंदर हर भाव है। ये मेरी जिम्मेदारी आज होगी कि मैं उनमें से किन किन भावों को पिरोकर, किन किन भावों को कुरेद कर आज आप सबके सामने रखूंगा। 13 वर्ष पूर्व हिंदी राइटर्स गिल्ड, आज भारत में किसी से पूछ लीजिए हिंदी राइटर्स गिल्ड, या दुनिया में किसी से पूछ लीजिए हिंदी राइटर्स गिल्ड, जानते सब हैं, लेकिन आज उनको पता चलेगा कि उसकी स्थापना जो की वो डॉक्टर शैलजा जी ने की। वो उनकी बात थी, उनके मन की बात थी। और कनाडा के 41 लेखकों का गद्य पद्य संकलन उन्होंने प्रकाशित किया है। अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों में वो एक जाना पहचाना चिरपरिचित नाम है, चेहरा है। जहां वो पहुंचती हैं, वो इस बात का संकेत होता है, वो इस बात की प्रतिज्ञा होती है, वो इस बात का संकल्प होता है कि अभी भारत माँ के लाल, भारत माँ की बेटियां ऐसी हैं जिन्होंने, भले ही भारत में आज ये फैशन बन चुका हो कि लोग कहते हो कि हमको थोड़ा थोड़ा आता है हिंदी, हमको थोड़ा कम आता है, लेकिन अभी भारत माँ की ऐसे तमाम बेटे बेटियां निकल कर गए हैं जिन्होंने नाम रोशन किया है। स्वागत है आपका डॉक्टर शैलजा जी साहित्य अड्डा पर, साहित्य आज तक के इस कार्यक्रम में। हमारे अगले मेहमान जो है वो बल्गारिया से हैं, डॉक्टर आनंद वर्धन शर्मा जी। भारत विद्या विभाग
सोफिया विश्वविद्यालय बल्गारिया में आप विजिटिंग प्रोफेसर हैं। और इसके अलावा जो बड़ा परिचय है वो ये है कि महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा के पूर्व कुलाधिपति हैं। विगत डेढ़ या 2 साल, पौने 2 साल के आसपास आप सोफिया में ही निवासरत हैं। पूर्व में भी सन 2003 से 2006 तक सोफिया में आपने प्रवास किया। हिंदी में भी वही जो मैंने कहा, तमाम विधाएं जो हैं जिनमें पारंगत हैं हमारे आज के मेहमान, कहानी, नाटक, समीक्षा, अनुवाद, कविताएं, सभी विधाओं में आप उसके, मैं कहूंगा कि उस्ताद हैं, आप उसके मास्टर हैं, आप उसके गुरु हैं, आप उसके एक बड़े विद्यार्थी भी मैं कह सकता हूं, जो जिनसे हम लोग सीख रहे हैं। आप अनुकरणीय हस्ताक्षर हैं। करीब 12 से 14 के बीच आपकी किताबें आ चुकी हैं। नरेश मेहता सर्जन पुरस्कार से आप सम्मानित हैं और 50 से अधिक शैक्षिक डॉक्यूमेंट्रीज जो हैं उनका लेखन और आप तमाम काम उनके कर चुके हैं। आपका हार्दिक अभिनंदन है सर। मेरा सौभाग्य है कि मैं आज आपसे बात कर रहा हूं। पत्रकारिता और साहित्य का सबसे छोटा स्टूडेंट, विद्यार्थी होने के नाते आज मैं भी सीखूंगा और मेरे तमाम जितने साथी यहाँ पर देख रहे हैं वो सब आपसे सीखेंगे। और मैं चाहूंगा कि आज जब हम इस कार्यक्रम के समापन की ओर बढ़ें, अभी तो अथ है, जब हम इति की ओर बढ़ें तब हम ये जरूर सुनिश्चित करें कि हम कुछ लोगों के मन से ये बात निकाल सकें कि जब भी कभी हिंदी की बात चले तो वो शर्मिंदा ना हो, वो ये ना कहें कि हमको थोड़ा थोड़ा आता है। ये बात फिल्मों में या कहानियों में, मजाक में जरूर सुनी थी, लेकिन मेरे मन को आज भी कचोटती है। आज हमारी बातें जरूर उस पीड़ा को कम करने की कोशिश करेंगी। और आज के पटल पर, आज के इस मंच पर सबसे मैं कहूंगा कि छोटी, या कहूंगा कि सबसे नवीन कलम या सबसे नवीन विचारों की प्रवाहित गंगा जो हमारे बीच में आएंगी अब, वो है अनुराधा झा श्रीवास्तव जी। वो सिंगापुर से हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की, टीवी पत्रकारिता भी की। 5 साल तक उन्होंने इसमें अपना समय दिया। यूएस और स्विट्जरलैंड से कार्यकारी शिक्षा प्राप्त की। सिंगापुर मैनेजमेंट यूनिवर्सिटी से कम्युनिकेशन मैनेजमेंट में मास्टर्स की डिग्री ली। कविताएं, आलेख, संवाद, नाटिकाएं पत्र पत्रिकाओं में उनकी प्रकाशित होती रहती हैं। बहुत सारे कार्यक्रमों में वो अग्रणी भूमिका निभाती हैं और उनके बारे में ये खूब कहा जाता है कि जब कभी भी उनको अवसर मिलता है तो वो गर्व से कहती हैं कि मैं हिंदुस्तान से हूँ, मेरी भाषा हिंदी है। मेरे बाबा का चश्मा, जो मेरे बाबा का चश्मा है, जो मेरे अम्मा की बिंदी है, जिसने उनको पाला पोसा, वो उनकी भाषा हिंदी है। हमारा बहुत बहुत स्वागत है आराधना झा जी का। आइए आपका अभिनंदन करता हूं मैं साहित्य आज तक के इस प्लेटफॉर्म पर, साहित्य अड्डा पर। आराधना झा जी, आपका स्वागत है यहाँ पर। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज शर्मा जी, इतना सुंदर परिचय देने के लिए। परिचय सुन के एक क्षण को तो लगा कि ये मेरे बारे में नहीं है, किसी महान हस्ती के बारे में है। तो बहुत बहुत आभार। और जितने भी प्रतिष्ठित साहित्यकार उपस्थित हैं उन सबको भी मेरा सादर अभिनंदन। आप सभी का एक बार सामूहिक अभिनंदन, सामूहिक स्वागत, सामूहिक प्रणाम आप सभी को। सभी को प्रणाम। अब मैं यहाँ पर जो हमारे तमाम दर्शक हैं, एक बात उनसे भी आज कहना चाहता हूँ कि हो सके तो अपने आसपास अपने बच्चों को भी आज बिठा लीजिए। अपने कलम और पेन को, अपने पेन और कागज को थोड़ा अपने आसपास रख लीजिए, क्योंकि निश्चित तौर पर आज आप जो सुनने जा रहे हैं या जो जानकारियां आज आपको पता लगने जा रही हैं, वो अपने आप में अद्भुत, अविश्वसनीय, कल्पनीय अगर नहीं है तो वो अतुलनीय तो है ही, वो संग्रहणीय तो है ही। तो मैं यहाँ पर अपना जब क्रम शुरू करना चाहता हूँ तो मैं शुरू करना चाहता हूँ अनु भार्गव जी से। सर, मैं एक बात जानना चाहता हूँ। मैं एक विद्यार्थी होने के नाते, या मैं भारत की संस्कृति के, भारत में रहते हुए एक ध्वजवाहक के नाते, कैसा लगता है सर जब आपने लगातार अपने सफर दर सफर आपने मील के पत्थर स्थापित किए, इतनी सारी चीजें आपने हिंदी को बनाई, फिर भी आपको कहीं तो लगता होगा जब आप देखते हैं कि हिंदी, विश्व हिंदी सम्मेलन में ही जब इस बात पे चर्चा चलती है कि और विकास कैसे हो, तब आपके मन में जो बात आती है, इतना सारा काम करने के बाद, वो बात क्या होती है? और वो बात इसलिए भी जानना जरूरी है क्योंकि कैसे वो भारत और अमेरिका या तमाम देशों को जोड़ती है, वो बात क्या होती है? सबसे पहले आइए उसी से शुरू करते हैं। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद पंकज भाई। पहले तो आपने इतने बड़े बड़े शब्द मेरे लिए प्रयोग किए हैं, तो वो ठीक है। तो मैं अपनी जो बात है हिंदी के प्रति, जो भी मैंने
जो भी मैं कुछ कर पाया हूं, तो मैं ये स्पष्ट करना चाहूंगा कि ये सब जो है वो सिर्फ मेरा हिंदी के प्रति प्रेम है। मैंने कई बार कहा है और मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि हिंदी की सेवा जो शब्द हम प्रयोग करते हैं वो थोड़ा बड़ा शब्द हो जाता है। हिंदी हम सबसे बड़ी है। हम हिंदी की क्या सेवा करेंगे? हिंदी तो हमारी पहचान है, हमें अभिव्यक्ति देती है, हमें अपना अस्तित्व देती है। तो हिंदी की सेवा की बात मैं कभी नहीं करता हूं। जो भी कुछ मैं कर पाया हूं वो सिर्फ मेरा हिंदी के प्रति प्रेम है, और जो कुछ भी हो पाया है वो उसको मैं कहता हूं कि एक तरह से बाय प्रोडक्ट है वो। तो मैंने जो कुछ भी किया है वो अपना बस हिंदी के प्रति प्रेम है। दूसरी बात जो आपने कही कि विदेश में रहकर जो हिंदी के प्रति जो भी कार्य हुए हैं, तो वो मैं रेखांकित करना चाहूंगा कि वो जरूरी हो जाता है। यदि आप भारत में रह रहे हैं तो हिंदी आपके चारों तरफ है, संस्कृति आपके चारों तरफ है, आपको कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब आप अपनी जड़ों से दूर आते हैं तो वहां पे उस पौधे को सीखने की जरूरत होती है, तो एक सजग प्रयास की जरूरत होती है अपनी भाषा को, अपनी संस्कृति को जिंदा रखने के लिए। और वो सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने लिए तो इसलिए नहीं कि जब मैं अपनी जिस उम्र में मैं जब आया था तब मेरे व्यक्तित्व का निर्माण हो चुका था, जो भाषा के प्रति मेरा प्रेम था वो जो होना था वो हो चुका था। लेकिन जरूरत अब इस बात की है कि जो हमारी आगे आने वाली पीढ़ी है यहाँ पे, उसमें हम लोग किस तरह से हिंदी को जीवित रखें। और हिंदी को जीवित रखना इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि अगर आपको अपनी संस्कृति से जुड़े रहना है तो उसके लिए भाषा से जुड़ना पहले अनिवार्य है। बिना भाषा से जुड़े, बिना भाषा को पहचाने, बिना भाषा से प्रेम किए आप अपनी संस्कृति से नहीं जुड़ सकते। तो बस यही बातें रही जिनका हिंदी के प्रति मेरा प्रेम, जिसने मुझे ये सब करने के लिए प्रेरित किया। जो एक बात और यहाँ पे मैं जानना चाहूंगा, हम अपने अगले मेहमान के पास चले उसके पहले हम बीच में सबसे एक एक करके सबसे ही बात करते रहेंगे और फिर सबसे साथ साथ भी बात करते चलेंगे आज, क्योंकि इसीलिए हमारे इस कार्यक्रम का नाम ही है साहित्य अड्डा। यहाँ पर हमने औपचारिकताओं को कम रखा है। एक बात सर, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आपने 1993 में, यानी कि लगभग तीन दशक होने को आए, तब आपने ई कविता और ई चिंतन जी उनकी समूहों की स्थापना कर दी। यानी कि अगर ध्यान करूं तो भारत में वो कंप्यूटर और इंजीनियरिंग और इंटरनेट मतलब एक वो था, मैं बोलूंगा कि मेरे ख्याल से एक दीवाने का ख्वाब समझा जाता है अगर उस समय कोई ऐसी बातें करता कि इंटरनेट भी कोई चीज होती है, मतलब ऐसे भी कर सकते हैं। उस समय चूंकि आप भारत से गए थे, आपने भारत जिया है अपने अंदर और आज भी आपके अंदर भारत है। उस समय जब आप यहां से वहां गए और आपने इतनी कम उम्र में इतनी जल्दी वहां की संस्कृति को आत्मसात करते हुए, लेकिन भारत की भाषा और संस्कार को ऊपर रखते हुए जब इस तरह के समूहों की स्थापना की, तो आपको क्या फर्क लगा? आपको क्या लगा कि भारत किन मामलों में धनी है और ये देश किन मामलों में धनी है, और आपको उसके बीच में क्या करना चाहिए ताकि वो दूरियां कम हो सकें? बहुत अच्छा सवाल किया पंकज भाई आपने, और मैं इसका जवाब देना चाहूंगा। तो सबसे पहली बात तो ये है कि मैं तकनीकी से जुड़ा हुआ था शुरू से। मेरा व्यवसाय कंप्यूटर से है और मेरा जो पहला प्यार मेरा जो रहा है वो कविता रही है। तो जो कविता जो थी वो मेरा इन दोनों को आपस में जोड़ने का प्रयास था। जो मेरा कंप्यूटर जो मेरा व्यवसाय है और कविता जो मेरा प्रेम है। तो आपने जैसे बात की 1993 की, तो मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि उस समय यूनिकोड भी नहीं आया था ठीक से। बिल्कुल सर, इसीलिए मैंने पूछा। जो था बहुत ही अपनी प्रारंभिक अवस्था में था। तो हमने एक बड़ा छोटा सा प्रयास शुरू किया ई कविता याहू ग्रुप के नाम से, जिसमें हमने ईमेल के द्वारा हिंदी में कविताओं को आपस में आदान प्रदान का शुरू किया हमने जी। तो आप विश्वास नहीं करेंगे कि उस समय 1993 में हमारे पास करीब 800 से अधिक सदस्य उसके जुड़ गए थे, विश्व के अलग अलग कोनों से, जो आपस में एक दूसरे से कविताओं का आदान प्रदान करते थे, कविताओं पर चर्चा होती थी, एक दूसरे से सीखा जाता था।
यही बात मैं, आपने तकनीकी और हिंदी के प्रेम की बात की, तो मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि 2007 में हम लोगों ने न्यूयॉर्क में 8वां हिंदी विश्व सम्मेलन हुआ था जी। उसमें हम लोगों ने उसका लाइव प्रसारण किया था। आप विश्वास कीजिए, अब तो लाइव प्रसारण बहुत आसान हो गया है। आप एक बटन दबाते हैं और फेसबुक लाइव हो जाता है, यूट्यूब लाइव हो जाता है। लेकिन उस समय 2007 में उस एक लाइव प्रसारण को करने के लिए हमें बहुत से पापड़ बेलने पड़े थे। बहुत बहुत कठिन काम था, लेकिन अभी भी उसकी रिकॉर्डिंग जो है हम लोगों ने लाइव कर पाए, वो एक तरह से को कहना चाहिए कि एक मील का पत्थर साबित हुई थी वो। तो ये मेरा बस यही प्रयास है कि तकनीकी और हिंदी के प्रति प्रेम को आपस में जोड़ना। निश्चित तौर पे अभी आपसे एक मील के पत्थर पे बात हुई है, लेकिन इस हिंदी की हमारी साहित्य यात्रा में ऐसे तमाम मील के पत्थर हैं जो आपने स्थापित किए, हम उन पर एक एक करके चलते रहेंगे। मैं जानना चाहता हूँ द ग्रेट अभय के, यानी अभय के, मतलब इतने प्यार से उनका नाम जिस तरह से लिया जाता है वो अपने आप में एक उत्सव का कारण हो सकता है कि जिस तरह से उनको परिभाषित किया जाता है। मैं उनसे ये जानना चाहता हूँ कि आप भारतवंशी हैं और आप यकीनन जैसे कि कोई एक एस्ट्रोनॉट बाहर से धरती को देखता है, आप यकीनन भारत को वैसे देखा करते होंगे और आपने कई बार देखा होगा, कई बार आपके मन में बहुत सारी बातों को लेके निराशाएं आई होंगी, या हो सकता है बहुत अच्छा लगा हो। कई बार आपके मन में ये भी आया होगा कि मैं क्यों नहीं ऐसा कर देता कि ये चीज जो धारणा है वो बदल जाए। और जब हम आज विश्व हिंदी सम्मेलन या विश्व हिंदी दिवस पर बैठे हैं, तब आज जब हमारे सामने इतने सारे हिंदी के प्रखर विद्वान प्रकांड पंडित बैठे हैं, आपको क्या लग रहा है सर कि साहित्य में हिंदी, जो साहित्यिक हिंदी है या साहित्य की हिंदी जो है, उसको लेकर के अभी कितना काम और बाकी है? ये सवाल मेरा इस लिहाज से महत्वपूर्ण है क्योंकि आपका जो जवाब है वो ये तय करेगा कि विश्व के जहां और देशों में जहां हिंदी नहीं बोली जाती है, या विश्व के और देशों में जहां हिंदी साहित्य अभी भी, हिंदी का साहित्य अपनी पहचान के लिए शायद संघर्षरत है, वहां पर जब आप जैसा एक सशक्त समृद्ध व्यक्ति पहुंचता है तो वो कैसे उसके बीच एक ब्रिज का काम कर सकता है, कैसे वो उनको जोड़ सकता है। स्वागत है सर। बहुत खुशी हुई पंकज शर्मा जी, आपका जो इंट्रोडक्शन है वो अपने आप में एक कविता की तरह है। और मैं पहली बार ऐसे मतलब इतने उम्दा, इतने शानदार सूत्रधार से रूबरू हो रहा हूँ जो इतनी अच्छी, आपको ऐसे ही सुनने का मन करता है। आप ज्यादा बोले तो कम बोले ही अच्छा। और अनूप भार्गव जी, मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि मैं कविता कोश हमेशा देखता हूँ, मुझे मालूम नहीं था कि ये आपने किया है। बहुत बढ़िया हुआ कि पंकज जी ने। नहीं, मैंने नहीं किया है, मेरा छोटा सा योगदान रहा है उसमें। बट ये जो कविता कोश है, एक अपने आप में वो संजीवनी बूटी की तरह है, क्योंकि मुझे याद है मेरा जो आपने कही बात, जो प्रेम है ना, प्रेम जो है वही जो है वो कुंजी है सभी चीजों की। जैसे कबीर ने कहा कि पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया ने कोई, ढाई आखर प्रेम पढ़े सो पंडित होए। और फिलहाल में मैंने जो है कालिदास के दो जो खंड काव्य हैं, मेघदूत और ऋतुसंहार का अनुवाद किया है। और उससे जो है उससे और उसके बाद मैंने उसका जो जड़ था यही था कि प्रकृति को आप प्रेम करें, प्रकृति को आप माँ की तरह, या पूजा मत करें प्रकृति की, आप प्रेम, मतलब कि जैसे कालिदास जो है बादल को वो एक तरह से सेंसुअस कैरेक्टर बताते हैं। वो बादल जो है वो कहते हैं कि आप जब जाओगे हिमालय की तरफ तो जो नदियां हैं उनमें इंटरेस्ट लेना, मतलब बिल्कुल जी, उनका पानी पीना, उससे मजबूत होगे। तो पक्षी जो है, पेड़ पौधे जो हैं, सभी एक तरह से सेंसुअस फॉर्म ले लेते हैं, एक तरह से जो है उनका वो सौंदर्य उस सबको जो है वो पर्सोनिफाई कर देते हैं। तो वो मैंने देखा कि आज जो बदलाव आ रहा है, क्लाइमेट चेंज है या बायोडाइवर्सिटी लॉस है, तो उससे लड़ने का सबसे जो बढ़िया तरीका है वो है प्रकृति से प्रेम करना, उसको प्रेमिका के रूप में देखना।
जैसा कि अनूप भार्गव जी ने कहा कि आप प्रेम करो किसी चीज से, बाकी चीजें अपने आप हो जाती हैं। तो ये जो प्रेम है, तो मेरा जो हिंदी से प्रेम है वो रश्मि रथी के साथ शुरू हुआ। मेरे पिताजी एक शिक्षक थे एक प्राइमरी स्कूल में, नालंदा में, बिहार में। और जब मैं घर पे पढ़ रहा था तो मुझे एक फटी सी किताब दिखी, वो थी रश्मि रथी। और उसका जो है उस किताब को मैं मतलब पढ़ना शुरू किया। उस समय तो मैंने सीखा ही था क ख ग घ, और तब से वो किताब मेरे साथ थी। तो उस जो रश्मि रथी की जो मतलब जो उसका साउंड है, मतलब जो उसका जो तृतीय सर्ग है, उसका जो साउंड है, वो मेरे दिमाग में अभी तक है, वो जिंदा है, जीवित है। और मतलब कि मेरी जो साहित्य की जो से जो प्रेम है वो उस रश्मि रथी के साथ ही शुरुआत हुआ था उसका। और ये किताब हमेशा मेरे साथ होती है, और जब नहीं होता है तो मैं कविता कोश जाता हूँ और वहां से जो है मैं कॉपी करता हूँ उसको और पढ़ता हूँ। तो अब जो है कि अब तो मैंने तो जब मैं भारतीय राजनयिक बन गया, तब मुझे याद आया कि जो है रश्मि रथी को तो मैंने पीछे ही छोड़ दिया है। तो फिर मैंने जो है ये किताबें, कविताओं, इंग्लिश कविताओं को पढ़ने लगा, लेकिन उससे मेरा मन भरा नहीं। तो मैं भारत की सभी जो है 28 भाषाओं की कविताएं पढ़ना चाहता था। और मैंने जो है एक एंथोलॉजी मतलब बनाई, 100 ग्रेट इंडियन पोएम्स, 28 भाषाओं अनुवाद से। और उसको जो है मैंने मतलब कि भारतीय साहित्य को जो है अब को बाहर ले जाने का, मतलब जो आपने प्रश्न पूछा मुझसे कड़ी बनाने के लिए, कि तो उसको पहली बार जो है 28 भाषाओं से जो अनुवाद है, इस किताब का अनुवाद जो है सबसे पहले पोर्चुगीज में हुआ, फिर स्पेनिश में हुआ, फिर इटालियन में हुआ, किताबें छपी, अभी जर्मन में हो रहा है, नेपाली, रूसी वगैरह वगैरह में ये काम चल रहा है। तो ये जो है मुझे लगा कि सभी लोगों को ना हिंदी सिखाने का या हिंदी बाहर ले जाने का मूल मंत्र यही है जो अनूप जी ने कहा, उनको हिंदी से प्रेम कराना। और वो हिंदी से प्रेम तभी करेंगे जब वो हिंदी का अनुवाद पढ़ेंगे, क्योंकि हिंदी तो सबको आती नहीं है। तो बहुत लोगों ने जिसने कविताएं पढ़ी, अनुवादित कविताएं पढ़ी, जैसे उसमें मंगलेश दबराल जी की अनुवादित कविता थी, दादाजी का फोटोग्राफ, इसमें जो है तो उसमें जो है ये इनकी भरत अग्रवाल जी की कविता थी। तो बहुत सारी हिंदी कविताएं, जैसे अरविंद कृष्ण मेहरोत्रा जी ने भी कई हिंदी कवियों का जो है उसमें अनुवाद किया है। तो लोगों ने जब पढ़ा तो उनको लगा कि अब हमें ओरिजिनल पढ़ना चाहिए। तो जैसे वहां मैं ब्राजील में था या मेक्सिको से लोग जो है वो कहने लगे कि ये ओरिजिनल कहाँ मिलेगी मुझे, और ओरिजिनल पढ़ने के लिए मुझे क्या करना होगा। तो ओरिजिनल पढ़ने के लिए तो फिर हिंदी। तो ये जो प्रेम है ना, वो प्रेम सब कुछ बदल देता है, वो ही सेवियर है, वही सब कुछ है। तो प्रेम जरूरी है, और हम प्रेम कैसे करवाएं इसे लोगों का, वो हमें ढूंढना होगा तरीका। बिल्कुल यही बात मैंने भी कहने की कोशिश की थी शुरू में, कि जितने भी तमाम लोग हमें सुन रहे हैं समय या देख रहे हैं या बाद में सुनेंगे, वो सब लोग इस बात को देखिए, ध्यान रखिए, एक रश्मि रथी, एक रचना भारत की। और देखिए सामने, आपके सामने अभय जी का कितना बड़ा उदाहरण है कि उसके प्रभाव ने उनको तो बदला, उनके जीवन पर एक असर डाला, उनके जीवन में वो रश्मि रथी आज भी है, लेकिन उस एक प्रभाव से उन्होंने कितनी भारतीय रचनाओं को, कितने विदेशी धरतियों पर उन्होंने उसके बीज बो दिए। और आने वाले समय में जब कभी भी अभय जी का काम की समीक्षा की जाएगी तो पता चलेगा कि उनके बोए हुए बीज कितने बड़े बड़े बटवृक्ष बन चुके हैं। उनमें से कोई और थैला उठा के कभी भारत से निकलेगा, और उनमें से कोई देखेगा कि आपके काम को, उससे प्रेरित होगा और आगे बढ़ेगा। तो जिन किसी को ये लगता है कि हिंदी
मतलब थोड़ा थोड़ा हिंदी, मैं हर बार, क्योंकि मुझे बचपन से कष्ट हुआ इस चीज को सुनकर कि भारत में रहकर जब लोग जब इस तरह से बोलते हैं कि हमको थोड़ा थोड़ा हिंदी आता है, तो थोड़ी सी पीड़ा होती है। मैं किसी भी भाषा को चाहता हूं कि हर भाषा का सम्मान है, हर भाषा की अपनी महत्व है, हर भाषा का अपना एक योगदान है, लेकिन अगर हम भारतवंशी हैं तो हमको भारत की भाषाओं का ध्यान रखना चाहिए। इसी कड़ी में मैं बहुत शुक्रगुजार हूं आप सभी का। लेकिन मैं एक बात जानना चाह रहा था डॉक्टर शैलजा जी से यहाँ पर, आप अमेरिका, इंग्लैंड और कनाडा, तीनों की संस्कृति अलग अलग, तीनों का तरीका अलग अलग, तीनों की आबो हवा अलग अलग, तीनों की जलवायु अलग अलग, बोलचाल अलग अलग, खान पान अलग अलग, और चौथा देश भारत जो आपके दिल में रहता है, आपके साथ साथ चलता है, आपके बैग में कहीं ना कहीं छोटा सा रखा होगा, आपके मन में हमेशा रहता है। कैसा लगता है कि जब आप इतने देशों की यात्रा के बाद जब कभी आप देखती हैं कि अभी मेरे देश में इस चीज की कमी रह गई है, या अभी लगता है कि हिंदी के लिए अभी ये काम बाकी है, या अभी आपको लगता है कि काश कि ऐसा और हो जाता, वो काश क्या है आपके मन के? आज हिंदी से जुड़े हुए वो काश जो आपने यकीनन बहुत काम किया, 41 लेखकों के गद्य को आपने और पद्य को संकलन बना के प्रकाशित किया, लेकिन अभी और क्या बाकी है जो आपको लगता है जो आने वाले लोग जो भारत में रह के भी कर सकें और जो बाहर जाने की तैयारियों में है वो कर सकें? वो क्या चीज है, क्या पीड़ाएं हैं आपके मन की जो काश में बदली हुई हैं कि ये हो जाना चाहिए? स्वागत है। धन्यवाद पंकज जी। सभी लोगों ने कहा आपका संचालन भूतपूर्व है और आप देखने वाले लोगों को भी भाषा प्रेम से जोड़ रहे हैं। अनुज जी और अभय जी ने भी वही प्रेम की बात की। आपने मुझसे काश पूछा, मेरे मन में आकाश है, काश नहीं। आहा, क्या बात है, क्या बात है। और मैं सोचती हूँ कि ये भाषा का आकाश है और जिसमें हम हर देश से, हर कोने से अपने अपने प्रेम की, हिंदी के प्रति अपने समर्पण की पतंगे उड़ा रहे हैं। क्या बात है, आहा, कितना सुंदर। तो कोई मेडागास्कर से अपनी पतंग उड़ा रहा है, कोई अमेरिका से, कोई सिंगापुर से और कोई बल्गारिया से, और आपके पहले 5 मेहमान भी। और इन सब पतंगों का जो रंग है वो प्रेम का रंग भाषा और साहित्य के प्रति वो ऐसा घुल गया है कि पतंग स्वयं आकाश हो गई है। क्या बात है, क्या बात है। उसमें से जो प्रेम, उसमें जो साहित्य, उसमें जो भाषा के प्रति संवेदना और अपनी अभिव्यक्ति की जो जरूरत है, उस सब धन्य, उसकी डोर को पकड़े हुए हैं। धन्य 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 धन्य, क्या बात है, कितनी सुंदर बात है जी। और हर देश में अलग अलग स्तरों पर पहले हुए, जैसे अनुग्धा ने कहा कि भाई 20 साल पहले, 30 साल पहले कंप्यूटर पे इतना सामान नहीं था, सामग्री नहीं थी। ये पीड़ा होती थी कि हम ब्रिटेन में बैठे हैं कि अमेरिका में बैठे हैं। जब मैं अमेरिका गई थी, मैं 1994 में मैं अमेरिका में थी तो जब अनुग्धा याहू कविता शुरू कर रहे थे तो मैं भी शुरू में उससे जुड़ी थी। और ये एक परिवार उस समय भी मैं अमेरिका की 7 साल अमेरिका में रही। तो वो एक समय था कि जब हम लोग धीरे धीरे अपनी 12 खड़ी जो होती है कंप्यूटर की वो सीख रहे थे। उस 12 खड़ी क्या बात है। अब हम ब्लॉग और वेब पत्रिकाओं और इतने सारी जो सामग्री है कविता कोश उस सब पर आ गए। तो एक बहुत लंबा समय लगा, लेकिन इतनी सामग्री कविता कोश और आपकी रश्मि रथी से जैसे, तो वो एक रश्मि रथी से लेके कविता कोश की यात्रा है और जिसमें हम सब लोग अपनी अपनी जो छोटी छोटी पोटलियां जो हम दे सके हैं वो हम कोशिश कर रहे हैं। और इसी तरीके से ये जो हमारी 41 कवियों का पद्य संकलन, उसका नाम है सपनों का आकाश, और जो गद्य संकलन निकाला वो उसका नाम है संभावनाओं की धरती। क्या बात है, क्या बात है। संभावनाओं तक का जो सफर है, यात्रा है उसकी, वो चल रही है। और हम लोग कहते हैं ना कि भारत में या किसी भी देश में जो विकसित हो रहा होता है वो विकासशील देशों की तरफ देखता है। वहां पे क्या होता है, अमेरिका की संस्कृति, MTV आ गया। तो अब जब भारत देखेगा बाहर की विदेशों में हिंदी इतनी बढ़िया हो रही है, काम हो रहा है अच्छा, तो मुझे लगता है कि अब हिंदी एक यू टर्न लेगी और वापस भारत देश में हम सब लोगों के प्रेम और प्रयासों से उस प्रेम और प्रयास को जगा पाएगी। और जो दूसरी भाषाओं के, अंग्रेजी से कोई विरोध नहीं है, लेकिन बिल्कुल नहीं, साथ साथ ये
ये प्रेम भारत में भी पुनः जागेगा हिंदी और हिंदी भाषा के प्रति। तो ये मेरा काश का जो आकाश है उसमें ये बहुत बड़ा ज्योतिर्पिंड है, सूर्य की तरह से जगमगाता है, ये जरूर संभव है। अद्भुत व्याख्या, अद्भुत, अलौकिक मैं कहूंगा, आपने बोला और हम देख रहे थे उसको, सब आंखों के आगे वो सारी बातें चल रही थी। मैं आपके साथ साथ 1993 के उस दौर में पहुंच गया जहां पर आप याहू और जो अनूप सर का जो हिंदी कोश का काम था, हिंदी कविता के लिए जितना था, देखिए मतलब यही होता है हिंदी। मैं उसकी ताकत, मैं चाहता हूं कि आज हिंदी की शक्ति जो है, हिंदी का सामर्थ्य जो है, हिंदी की संवेदनाएं जो हैं वो लोगों तक पहुंचे। और बहुत 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 आज के दिन को मैं सौभाग्य की तरह मानते हुए चलूंगा कि आज हम सब, क्योंकि जैसे लग रहा है कि जैसे ग्लोब घूम रहा है और पूरे ग्लोब पर भारत के झंडे लगे हुए हैं और पूरे ग्लोब पर भारतवंशी खड़े होकर के भारत का नाद उच्च स्वर में सुना रहे हैं और हिंदी गौरवान्वित हो रही है। इतना खूबसूरत दृश्य है ये। और इसी दृश्य में जो एक बहुत सुंदर तरीके से जो अपना एक फूल जड़ते हैं, या मैं कहूं कि जो एक ब्राउज जड़ते हैं, या जो एक 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 फीदर इन कैप जिसको बोला जाता है, एक सुंदर सा पंख जड़ते हैं, उन तमाम भूमिकाओं में मैं जानता हूं उनकी बहुत व्यस्ततम दिनचर्या रहती होगी। एक कुलपति होना, एक कुलाधिपति होना, मतलब मैं जानता हूं क्योंकि मैंने जब यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई की है तो मैं जानता हूं कि उनके गेट के बाहर खड़े होने से लेकर के और उनसे मिलने तक के बीच एक उम्र का फासला तय कर जाना पड़ जाता है उस तरह से, क्योंकि वो अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन हुआ करते हैं, वो अपने आप में एक संस्थान होते हैं। लेकिन जब भाषा की बात आती है, जब विदेश में अपनी मातृभाषा की बात आती है, तो हम सब एक मंच पर आकर खड़े हो जाते हैं और सब हम एक मंच पर आकर एक दूसरे के लिए प्रणम्य हो जाते हैं। ऐसे ही विभूति, मैं कहूंगा उनको विभूति से यहाँ पर मैं परिभाषित करना चाहूंगा। हमारे बीच में है प्रोफेसर ज्ञान आनंदवर्धन शर्मा जी। आप बल्गारिया में हैं। अब जितने लोग सुन रहे हैं वो ये समझने की कोशिश करें आज इन बातों से, वो अपने बच्चों को मैंने क्यों कहा कि बिठाएं आसपास, वो उन्हें ये बताने की कोशिश करें कि इनमें से जितने लोग इस समय हैं वो चाहते तो भूल चुके होते, क्योंकि बाहर की दुनिया बड़ी रंगीन है। हमने बचपन की कहानियों में पढ़ा है कि 7 समंदर पार, परियों का संसार, लेकिन उनके बीच में रहते हुए जिन्होंने हिंदी के दीप, मैंने बोला था कि जो हिंदी की लौ लेकर यहाँ से छोटी सी एक निकले और उन्होंने वहां पर जगह जगह दीप प्रज्वलित किए, वो सब लोग कितने बड़े हैं। अगर वो वहां रहकर ये सब नहीं कर सके, वो इन सबको नहीं भूले, जब वो वहां रहकर के अपने संस्कार और अपनी भाषाओं को नहीं भूले, तो हम अपने बच्चों को यही बताएं कि जहां भी रहो, अपने होकर रहो, अपने देश के होकर रहो, अपनी भाषा के होकर रहो। सर, मैं ये जानना चाहता हूं कि आपने दर्जन भर से अधिक पुस्तकों का प्रकाशन आपकी हुआ। आपने सोफिया में आप रहे और मेरे ख्याल से 2 बार आपका प्रवास वहां पर रहा। आपको नरेश मेहता सर्जना पुरस्कार से सम्मानित किया गया जी। आपका जो अनुभव रहा है वो निश्चित तौर पर साहित्य सृजन का तो है, लेकिन जो आपका कारण रहा है इन विदेशों में रहने का, एक पद जो आपका रहा है, सांसारिक पद में जो कहूंगा जो आपका रहा है, उसके साथ उसके सामने न जाने कितनी पीढ़ियां निकली होंगी जो अपने आपके दस्तखत के बाद उनकी जिंदगी के प्रमाण पत्र उनको मिले होंगे। कभी आपको ऐसा लगा कि भारत और यहाँ के लोगों के बीच, कम से कम जो भारतवासी हैं इस जगह पर, जो वहां पर, उनके बीच में कोई एक कड़ी ऐसी है जो जोड़े रख रही है? क्या आपको कभी ऐसा लगा कि कभी आप भूल गए कि लोगों के बीच में, भारतवंशियों के बीच में अगर आप वहां पे थे, तो क्या कभी ऐसा हुआ आप भूल गए कि आप भारत में हैं कि कहीं बाहर हैं? या आपको वाकई लगा कि अभी यहाँ से जाने के बाद या यहाँ की मेरे दायित्व पूरे होने के बाद मुझे भारत में हिंदी के लिए और भी कुछ करना है, या और भी मेरे काम अभी बहुत सारे बाकी हैं? स्वागत है सर। जी पंकज जी, सबसे पहले तो आपको देख करके मुझे अपनी युवावस्था याद आ रही है, क्योंकि आप संचालन जैसा कर रहे हैं, बड़ा जीवन संचालन है, और संयोग से मैं भी दूरदर्शन से और दूसरे चैनलों से बरसों तक जुड़ा रहा और बड़ी लंबी फहरिस्त है उसकी। खैर, वो तो एक बात। दूसरा, एक छोटा सा संशोधन करना चाहूंगा। मैं वर्धा में प्रतिकुलपति था, कुलाधिपति नहीं था, प्रतिकुलपति था। हाँ, प्रतिकुलपति जरूर था, और वहां 3 वर्ष का मेरा कार्यकाल था। उसके बाद वो समाप्त हुआ। फिर
मूल रूप से मैं जो मेरी सेवा है वो है निदेशक की काशी हिंदू जी। विश्वविद्यालय में, PH में, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, आहा। और अभी प्रतिनिधित्व में हूँ। और जी। वहाँ जो आपने कहा ना कि बहुत सारे लोगों के उस पर हस्ताक्षर किए, बिल्कुल सही बात है। वहाँ जिस संस्थान में मैं निदेशक हूँ, वहाँ अध्यापक जी। पढ़ने के लिए आते हैं वर्ष भर। जी। तो निश्चित रूप से, लेकिन वो तो एक बड़ी हस्ताक्षर करना मैं कोई बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं मानता। ये तो एक आजीविका का हिस्सा है। जी, इसीलिए मैंने बचता क्या है? मैंने वो आज सांसारिक आपने पद मुझे, बोला था। जी। जी, आज आपने हमें क्यों यहाँ बुलाया? क्योंकि हम लोग हिंदी से जुड़े हुए हैं, हिंदी साहित्य से जुड़े हुए हैं। तो हमारे लिए तो मूल बात जी। हिंदी है ना, अपनी भाषा है और साहित्य है। जी, बिल्कुल। आपने जो प्रश्न किया वो बड़ा समीचीन प्रश्न है कि यहाँ रहते हुए क्या हम कभी ऐसा महसूस करते हैं? एक तो यहाँ भारतवंशी लोग बहुत कम है, छोटा सा देश है जी। और बहुत कम है, लेकिन मुझे इसलिए कभी महसूस नहीं होता कि मैं अपनी दुनिया से दूर हूँ। जो लोग यहाँ हिंदी जी। पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं भारत विद्या विभाग में, वो इतनी गहराई से भारत से जुड़े हुए हैं। वे लोग हमारे भले ही विदेशी हैं, लेकिन आत्मा जी। से वो लोग भारतीय हैं। और उन्होंने बहुत अच्छे अनुवाद किए हैं, हिंदी से बल्गेरियाई में अनुवाद किए हैं, बल्गेरियाई से हिंदी में भी अनुवाद किए हैं, और इसके साथ साथ वे लगातार इस कार्यक्रम में लगे हुए। जो लोग यहाँ अध्ययन कर रहे हैं वो इसलिए अध्ययन कर रहे हैं, उनको उससे आजीविका मिले न मिले, लेकिन उससे भारत के प्रति जो उनका मोह है वो मुझे दिखता है। और वो बार बार वो कहते हैं कि हम लोग तो भले ही यहाँ जन्मे हो, तमाम ऐसे यहाँ मेरे बल्गारी मित्र हैं, पुरुष हों, महिलाएं हों, वो जी। ये कहते हैं कि हम भले ही यहाँ जन्मे हैं, लेकिन हमारा कोई न कोई पूर्व जन्म का संबंध भारत से रहे और हमारी आत्मा आहा। तो भारतीय है। और आप सच मानिए कि उनकी बातें सुन करके मैं अभिभूत हो जाता हूँ। मुझे लगता है कि काश यह भाव हम सब में अपनी भाषा के साथ साथ साहित्य के प्रति भी होता। मैं आपको एक बहुत छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा कि कैसे जी। साहित्य के प्रति यहाँ लोगों का लगाव है, उनका अपने साहित्य के प्रति भी लगाव। और इस पर मैंने एक कहानी भी लिखी। जी। एक दिन ऐसे ही पिछली बार की बात है, जब मैं पिछले प्रवास में था, ये इस प्रवास की बात नहीं है, लेकिन उस बात ने मुझे बहुत गहरे तक प्रभावित किया। एक दिन मैं लौट के आ रहा था और दूतावास से, विश्वविद्यालय से दूतावास गया और वहां से लौट करके आ रहा था, तो अचानक बर्फ पड़ने लगी। और उस दिन मैं जी। अपनी कार से नहीं गया था, क्योंकि बर्फ में कार चलाने की हम लोग की उतनी आदत भी नहीं थी। तो मैंने पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आने के लिए तय किया, और जी। बर्फ तेज हो गई और मैं बस स्टॉप तक नहीं पहुंच पाया। तो किनारे एक छोटी सी दुकान लगी हुई थी किताबों की, जो फुटपाथ पे किताबें, सेकंड हैंड किताबें बेचती हैं उनकी। मैं वहां, एक शेड था, तो खड़ा हो गया। फिर मुझे लगा कि एक तो मैं विदेशी, शक्ल से काला यहाँ की तुलना में, तो ये व्यक्ति कहीं मुझे हटा ना दे। तो मैंने किताबें अल्टी पलटी और 2-3 इंग्लिश की किताबें वहां थी, उनको खरीद ली। चूंकि सेकंड हैंड किताबें थी, बहुत महंगी नहीं थी। और उसके बाद एक पुस्तक मैंने, यहाँ के बड़े प्रसिद्ध कवि हैं रुस्तुम बुर्ते, उनके बारे में मैंने पूछी कि भाई तुम्हारे पास वो किताब है क्या? तो उस व्यक्ति ने कहा कि हाँ, इवान बाजो, उसने कहा कि हाँ वो पुस्तक है। थोड़ी बहुत टूटी फूटी बल्गेरियाई सीख ली थी मैंने। तो उसने वो जी। पुस्तक मुझे निकाल कर दी। और फिर जब मैंने उसको पैसा दिया तो उसने मुझसे जो बल्गारियाई में कहा, मैं उसको सुन करके आश्चर्यचकित भी हुआ, सुखी भी हुआ और हतप्रभ भी हुआ। उसने मुझसे कहा कि आप विदेशी हैं और आप हमारे देश के सबसे बड़े कवि को जानते हैं। मेरे लिए आज का दिन सार्थक है। इससे बड़े क्या गौरव बात। की बात कुछ नहीं होगी। और आपसे मैं पैसा नहीं ले सकता, मैं आपसे पैसा नहीं ले सकता। उसने वो 3-4 यूरो की जो भी किताब थी, मेरे तमाम कहने के बाद भी उसने वो पैसा नहीं लिया और कहा कि मेरी क्या ओर से बात। आपको उपहार है। अब आप देखिए कि साहित्य के प्रति जिस एक सामान्य सा व्यक्ति, जिसकी दिन भर की कमाई बहुत कम होगी, उसने केवल इतना भर कहने के कारण कि तो एक विदेशी व्यक्ति हमारे यहाँ के कवि को जानता है, यह उसके लिए बहुत बड़ी बात थी। और इस बात ने मुझे बेहद अभिभूत किया। मैं जब दोबारा आया तो उस जगह गया, लेकिन वो व्यक्ति वहां मुझे नहीं मिला। तो जी। मैं केवल इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि जो लोगों की संवेदना होती है ना, साहित्य लोगों को बड़ी गहराई से एक दूसरे से जोड़ता है। यहाँ के लोग जो भारतीय साहित्य पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, अनुवाद करते हैं, वो भी भारतीय साहित्य से बहुत गहरे से जुड़े हुए हैं।
और वो भारत जाते हैं तो भारत के साहित्यकारों से मिलने की कोशिश करते हैं, उनसे संपर्क करते हैं, वहां कोशिश करते हैं कि त्योहारों पर पहुंचे। मैं जब पिछली बार और इस बार के प्रवास के दौरान जो बीच के 10, 12, 13 वर्ष बीते, आप विश्वास नहीं करेंगे कि प्रतिवर्ष मेरा कोई ना कोई मित्र यहाँ से गया और उसने जब भी भारत आया उसने संपर्क किया। तो यह जो जुड़ाव है यह कहीं महसूस ही नहीं होने देता कि हम भारत से बाहर हैं। रही बात लौट कर जाने के बाद भी क्या हिंदी का हम प्रचार प्रसार या हिंदी के काम में लगे रहेंगे? भाई देखिए, हिंदी मेरी तो रोजी रोटी है और मेरा तो जन्म ही उन संस्कारों में हुआ। मेरे पिताजी बाल साहित्यकार थे, प्रख्यात बाल साहित्यकार थे, डॉक्टर शिव प्रसाद जी। तो मेरा तो जन्म ही जब हुआ तो कविता के बीच में जन्म हुआ और क्या बात है, क्या बात से कविताएं, कहानियां और किताबें, हमारी दोस्त सबसे अधिक अच्छी दोस्त हमारी किताबें रही और शायद वो संस्कार जो हम लोगों को मिले, हम तो बस उसकी छोटी सी डोर पकड़ करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। जिस बात को अभी शोभना जी कह रही थी कि हम सब पतंगे अपनी अपनी उड़ा रहे हैं आकाश में, सच में आप देखिए कि पतंगों से भरा हुआ आकाश कितना रंगीन, कितना खूबसूरत लगता है, कितना सुंदर है। ठीक पंकज जी की तरह। पंकज जी का स्वरूप भी जितना सुदर्शन है, उनकी वाणी तो वही है, लेकिन स्वरूप भी बहुत सुदर्शन है। अब ये अलग बात है कि हम लोग अब दाढ़ी वाड़ी नहीं बढ़ा सकते, लेकिन फिलहाल लेकिन सच में आप छायावाद के 100 बरस हो रहे थे और मुझे लगा कि क्यों ना पंत जी की को मैं बहुत पसंद करता रहूंगा। तो मैंने सोचा कि क्यों ना उनसे कोई एक बात ली जाए। तो मैं उनकी चरण रज तो ले सकता था अगर वो होते, तो मैंने उनका स्टाइल लिया और अपने बालों को बड़ा किया। बाकी मेहरबानी इस लॉकडाउन की रही। इस लॉकडाउन ने आपके स्वरूप में 2 स्वरूप छिपे हुए हैं। पंत जी के लंबे बाल, मैंने उन्हें देखा है, मैंने पंत जी को रूबरू देखा है। मैं बहुत छोटा था, करीब 8-10 साल का था, तब मैंने पंत जी को देखा और बहुत सुदर्शन। और तो बाल लंबे तो आपने पंत जी से लिए और दाढ़ी आपने निराला जी से लिए। तो 2 चीजें हो गई। और महादेवी वर्मा जी का अंदाज लिया और इस तरह से छायावाद के 100 साल को मैंने अपनी तरफ से एक मैं कहूँ तो श्रद्धा सुमन अर्पण किए। बहुत सुंदर। हम लोग आज मैं जैसे बोल रहा था कि बिल्कुल मुझे वही लग रहा है कि एक ग्लोब घूम रहा है, आज समय का चक्र घूम रहा है और हम अपने शहर, अपने मतलब दुनिया के देशों से निकल के और आज हम भारत वंदना कर रहे हैं यहाँ पर, जिनके बारे में, जिनकी पीड़ाओं को या जिनकी जरूरतों को भारतेंदु हरिश्चंद्र जी जिसे लेकर के और निराला और दिनकर तक और रामधारी सिंह सबने इनको बोला। आज हम उसी महायज्ञ में कहीं ना कहीं संविधा का काम करने की एक कोशिश कर रहे हैं, एक प्रयास कर रहे हैं। और जब हम प्रयास कर रहे हैं तो हम उन प्रयासों की ओर बढ़ते हैं जिन प्रयासों से एक रूप बनता है, जिन प्रयासों से एक आकृति बनती है और जिन प्रयासों से एक आवाज बनती है, जिनका नाम हुआ करता है आराधना झा। मैं ये जानना चाहता हूं उनसे कि आप पत्रकारिता आपने की, 5 साल पत्रकारिता कर ली, तो एक तरफ आपने सिंगापुर मैनेजमेंट यूनिवर्सिटी से कम्युनिकेशन मैनेजमेंट मास्टर्स, इस तरह के ये सब इतने सारे भारी भारी शब्द, और एक तरफ ऊधो मन न भये 10-20 एक हो तो सो गयो श्याम संग, या फिर या बहुत जो हिंदी की प्रेम की पीड़ा, क्योंकि अक्सर कहा जाता है कि जो पत्रकार होते हैं उनको संवेदनशील मानव बनने में कई बरस लग जाते हैं, क्योंकि वो शुरू में तो पत्रकारिता की कठोर जमीन पे कठोरता से फावड़ा चलाते रहते हैं। लेकिन आपको देख के लगता है कि आपने बहुत जल्दी ही पत्रकारिता की जमीन पर खड़े होते हुए अपने ऊपर संवेदनाओं का आकाश जो है वो धारण कर लिया। तो संवेदनाओं की उस आकाश में आपने क्या क्या संग्रहित किया वो हमें सबको पता है। आपने बहुत सारी जितनी हिंदी की विधाएं हो सकती हैं, कविता, नाट्य लेखन या जितनी भी बातें हो सकती हैं, आपने जितने माध्यम हो सकते हैं हिंदी के प्रचार प्रसार के, ऑनलाइन ऑफलाइन, वो सब आपने किए। अभी क्योंकि आप में और मैं अगर कहूँ यहीं पर हमारे जो वरिष्ठ जितने भी अतिथि हैं उनके बीच में एक फर्क है, एक गैप है। तो वो उस गैप को आप अपने वरिष्ठों को यहीं पे बताइए कि आपके जो वरिष्ठ हैं उन्होंने उनसे आपने ऐसा क्या लिया जो आप यहाँ से सिंगापुर की धरती से भारत में अपने कनिष्ठों को देना चाहती हैं।
वो बीच की जो उन्होंने जो एक इतिहास रचा, आप वर्तमान में हैं, तो उस अतीत की आप कैसे समीक्षा करना चाहेंगी, हिंदी के लिए जो किया गया कार्य, और उस अतीत की समीक्षा से आप वर्तमान से की बीज लेते हुए भविष्य के सृजन के लिए आप क्या करना चाहती हैं, जो आपके कनिष्ठ या आपके समकक्ष समकालीन लोग यहाँ भारत में देखें और गर्व से कहें कि हमारी एक बेटी, हमारी एक बहन सिंगापुर से तिरंगा लहराती है हिंदी का। ये बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी, आपने इतना मान बढ़ा दिया ना परिचय देके। मैं पहली बार कह चुकी हूँ, संकोच हो जाता है, हमारे साथ इतने वरिष्ठ साहित्यकार हैं, और वरिष्ठ आयु से नहीं, अनुभव से और योग्यता से। मैं ये स्पष्ट कह देना चाहूंगी, अन्यथा किसी को ये न लगे कि मैं उन्हें बुजुर्ग की श्रेणी में डाल रही हूँ। ये अनुभव और योग्यता की बात है, और इतनी प्रांजल भाषा का प्रयोग किया डॉक्टर शैलजा सक्सेना जी ने, जिनके काव्य कौशल और लेखन कौशल से हम सब कायल हैं, बहुत अच्छा लिखती हैं। तो जब आप बात करते हैं कि जहाँ से मैं आई और सिंगापुर में पली, जो 7-8 साल का प्रवास रहा उसका अनुभव, और जो पत्रकारिता का रहा अनुभव, वो सब अनुभव समेटा। पर मैं सबसे पहले बात की शुरुआत इससे करूंगी कि जब अयोध्या सिंह उपाध्याय सिंह हरिऔध जब कहते हैं कि आपके ही मुख पर अति सुखद, जिसका पावन नाम ही 21 कोटि जन पूजिता हिंदी भाषा है वही। हालांकि वो 21 कोटि जो वो संख्या है, वो उससे कई गुना आगे बढ़ चुकी है, और जो अभी ताजा तरीन आंकड़े हैं उसके मुताबिक तो हिंदी विश्व की 5 शक्तिशाली भाषाओं में एक है, और उसका बहुत प्रचार प्रसार हो रहा है। अगर ये बात करें कि मेरा जन्म हुआ बिहार के दरभंगा जिले में, तो दरभंगा में जो जन्म हुआ, और ये कहते हैं कि हमारे पड़ोस में जो हमारे महान साहित्यकार रहे हैं दिनकर जी, समस्तीपुर के हैं, वहां से है, और वो एक भूमि ऐसी है जहां से आप साहित्य लेकर पैदा होते हैं। लेकिन साहित्य से इतना जुड़ाव मेरे परिवार का नहीं रहा, उनके आध्यात्मिक पृष्ठभूमि रही है ज्यादा। तो गीता प्रेस की जितनी भी किताबें आती हैं कल्याण, उससे जो भी सीखा, जो भाषा है इतनी प्राचीन भाषा थी, बहुत कठिन भाषा थी, लेकिन शुरुआत वहीं से हुई। और जब पत्रकारिता आपने कल्याण का अध्ययन किया है? जी, कल्याण हमारे लिए वैसे ही था जैसे कुछ बच्चों के लिए नंदन और चंपक होता है, हमारे लिए वो भी। मैं यहाँ पे जो हमारे जो साथी हैं कम उम्र वाले, क्योंकि मैं उनसे नहीं कह सकता, जो मेरे बड़े हैं, जो मेरे अग्रज हैं, या जो मेरे जिनको मैं अनुकरण कर रहा हूँ या करना चाहता हूँ, उनको नहीं, लेकिन जो मेरे छोटे हैं मैं उनको यहाँ बताना चाहता हूँ। कल्याण नाम शायद आपके लिए इस वक्त एक अपरिचित सा नाम होगा, लेकिन भारत के जितने वेद शास्त्र, उनकी तमाम उपनिषद, उनकी अगर कहीं पर एक समग्र संकलन, उनकी किताबों एक सीरीज की तरह क्रमशः अगर कहीं प्रकाशित है, तो वो कल्याण के अंदर है। और जिसने कल्याण का अध्ययन किया है, यकीनन उसका मन और उसके भाव उतने ही पवित्र हो जाएंगे जितने कि उनके अंदर वर्णन किया गया है। क्योंकि भारत का जितना सांस्कृतिक दर्शन है, भारत का जितना साहित्यिक वर्णन हो सकता है, भारत की जितनी कलाओं का वर्णन हो सकता है, भारत के जितने रूपों का वर्णन हो सकता है, भारत की जितनी मान्यताओं और स्वीकारताओं का वर्णन हो सकता है, वो सब कल्याण उनका दर्पण है। अब बहुत मुझे खुशी हुई कि आज मैंने इतने बरस के बाद कहीं एक कल्याण का नाम सुना। जी बिल्कुल। और वो जब मैं आ रही थी सिंगापुर, तो अपने साथ बहुत कम पुस्तकें लाने का एक प्रावधान इसलिए था क्योंकि भार उतना ही आप ला सकते हैं, लेकिन मेरे लिए वो भार नहीं था, मेरे लिए वो उपहार था जो मेरे बाबूजी ने मुझे दिया और कहा ये अपने साथ ले चलो, जीवन के किसी भी क्षण में जब मन विचलित होगा तो इसे पढ़ लेना। और आपको कहूँ कि शुरुआत जो होती है ना, सबसे पहले कल्याण के सबसे पिछले पन्ने पर होता है पढ़ने योग्य, मनन करने योग्य, वहां से शुरुआत होती है। जो शुरुआती के पन्ने होते हैं वो बहुत ही कठिन भाषा होती है, उसमें इतनी तत्सम शब्दों का प्रयोग होता है जिसे पढ़ने के लिए बहुत ज्ञान चाहिए। लेकिन वहां से शुरुआत की, और जो दिनकर जी की कविता की 4 पंक्तियां मेरे बाबूजी अक्सर मुझे सुनाया करते थे, और वो मेरे लिए बहुत प्रेरणादायी था। वो कविता बहुत ज्यादा प्रसिद्ध नहीं है, लेकिन बाबूजी कहते थे कि जो बाहरी दिखावा है उस पे मत जाओ और अंदर के सौंदर्य को बढ़ाओ। तो तेल फुलेल क्रीम कंघी से नकली रूप से जाओगे, या असली सौंदर्य लहू का आनंद पर चमकाओगे। तो अब तो तेल फुलेल क्रीम कंघी लगाना पड़ता है जब आप कराते हो, लेकिन कोशिश
लहू का जो है सौंदर्य उसे आनंद पर चमका सके, इसके प्रयास में लगे हुए हैं। तो वहां से आने के बाद जब पत्रकारिता में आप जाते हैं तो सबसे पहले आपको कहा जाता है भाषा को सरल करें, क्योंकि ये जन संचार का माध्यम है। यहाँ आप अपना ज्ञान न बांटे, यहाँ आप लोगों की बात को लोगों तक पहुंचाए। तो ये सबसे पहले भाषा का सरलीकरण जो है वहीं पे सीखा, और साहित्य से नाता छूटा और सबसे पहले लगा कि लोगों की मन की बात लोगों तक पहुंचाना है उन्हीं की भाषा में। तो भाषा का एक आपने कि थोड़ा सा सरलीकरण होता चला गया और साहित्य को छूटते चले गए पीछे। और जब सिंगापुर आई और जो एक बात खटकी यहाँ आके, जो भारतीय थे वो हिंदी, जिनसे मेरा परिचय हुआ शुरुआती दौर में, वो हिंदी बोलने से बड़ा कतराते थे। और ये बात मुझे थोड़ी खटकती थी। अगर आप उनसे अंग्रेजी में बात करें तो वो आपको अभिजात्य वर्ग का मानते थे, और अगर आप हिंदी भाषा में उनसे संपर्क की शुरुआत करें तो उनका पहली प्रतिक्रिया थी बहुत सकारात्मक नहीं थी। उन्हें लगता था शायद हम अंग्रेजी नहीं बोल पा रहे हैं। और जब सिंगापुर मेलबर्न यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए गई तो उनका नजरिया बदला। उन्हें लगा कि इसको अंग्रेजी आती है, हमें लगा शायद ये सिर्फ हिंदी ही बोलती है। और वहां आपको क्यों लगा आराध्या जी, जैसे जैसे आप गई, मैं अनूप जी का या यहाँ पर शैलजा जी की बात नहीं कर रहा अभी, मैं सिर्फ आपसे पूछ रहा हूँ, आप जब गई हैं तो वो वाला दौर शुरू हो गया कि ईट ड्रिंक एंड बी मेरी, खाओ पियो मस्त रहो, अब तो विदेश में आ गए हैं, यस ये यो। आपको क्यों लगा कि आप हिंदी पर ही काम करें? क्यों लगा आपको कि हिंदी वहां पे आपको इतनी, मतलब ठीक है कुछ लोग हिंदी नहीं बोलते, लेकिन आपको ऐसा क्यों लगा कि ये अपमानजनक लगा, या आपको अंदर से पीड़ा क्यों हुई? वो क्या कारण रहा कि जो आपके मन में, आपके अंदर ऐसा रहा कि आपको लगा नहीं ये गलत है और कोई तो झंडा उठाए, मैं ही क्यों नहीं? वो बात क्या थी? नहीं, मुझे सबसे पहले मुझे ये बात खटकी कि आप भारतीय, आप हिंदी बोल सकते हैं और फिर भी आप हिंदी नहीं बोलते हैं, वो भी भारतीय आपस में समूह में। वो बात मुझे बहुत खटकी है। मैं ये बात कह रही हूँ आवासीय परिसर में जहाँ मैं रहती थी, मैं सब लोगों की बात नहीं कर रही हूँ। यहाँ हिंदी का प्रसार बहुत लंबे समय से हो रहा था, पर मेरा व्यक्तिगत परिचय नहीं था। तो जो मुझे अनुभव हुआ मुझे ये लगा, और मैंने इस बात को बदलने की बहुत कोशिश की। और ये किसी की भाषा से आप किसी के बारे में पूरी राय बना ले, ये बहुत गलत बात है। किसी का हिंदी बोलना उसकी अंग्रेजी की कम समझ की पहचान नहीं होती है। हिंदी एक भाषा है, मेरे लिए मेरी आत्मा की भाषा है। और अगर हिंदी बिल्कुल, और अगर अंग्रेजी भाषा है तो वो मेरे लिए एक वैश्विक समुदाय से संपर्क की भाषा है। हर भाषा का सभी भाषाओं का अपना महत्व है, लेकिन अपना सम्मान है। लेकिन चीन में अंग्रेजी नहीं पढ़ाई जाती, जी बिल्कुल, या किसी और देश में कोई और भाषा उस तरह से नहीं यूज की जाती। तो हम भारत में हैं, अगर हम भारतवंशी हैं, हम जहां तक हो सके क्यों ना अपनी भाषा, क्योंकि हमने, अगर हम हो सकता है कहीं बाहर जन्मे हों, लेकिन हमारे पुरखे तो कभी न कभी हिंदी बोलते रहे होंगे। हमारे बड़ों की जबान तो, हमारे बड़ों की जो एक शैली रही होगी वो हिंदी की रही होगी। निश्चित तौर पे मैं पढ़ रहा था कि भाषा जो है वो, ये ठीक है कि सिर्फ एक माध्यम का, एक अपनी बात को कहने का एक माध्यम हो सकती है, लेकिन भाषा स्वाभिमान और अभिमान की भी चीज है। क्योंकि हर वो देश, वो नस्ल, वो तमाम जातियां और प्रजातियां, या तमाम वो लोग जीवित रहा करते हैं जो दुनिया में रहते हुए भी अपने कल्चर, अपनी संस्कृति और अपने बातों को नहीं भूलते। अनूप सर, यहाँ पर मैं आपके पास लौटता हूँ, और हमने मील के पत्थर पे बात छोड़ी थी आपसे। तो मील के पत्थर आपने जो स्थापित किए हैं, निश्चित तौर पर उन पर आने वाली पीढ़ियां चलती रहेंगी, रुक रुक के ठिठक कर देखा करेंगी कि अच्छा, यहाँ से हमारा ये रास्ता बदल गया था, यहाँ से हमने ये एक नया यहाँ पर एक किला स्थापित किया था भारतीय संस्कृति या भारत की संस्कारों का या साहित्य का या भाषा का। आपके इन तमाम अंतर्वेदनाओं में, आपके मन के तमाम जो द्वंद्व में, वो एक काव्यात्मक जो स्वर लहरी उठती थी। मैं कहूंगा कि जैसे मुझसे किसी ने पूछा कि छायावाद 100 साल के हो गए, आप छायावाद कर रहे हैं क्या? आप बताइए। हमने बहुत सारी चीजें जो है पढ़ लेते हैं हम गूगल पे और एज इट इज बोल देते हैं। तो मैंने कहा कि छायावाद मेरी नजर में या मेरे दृष्टिकोण में तो ये हुआ कि अनुभव और अनुभूतियों की स्वर की टप टप पर कल्पनाओं का घोड़ा जहां तक दौड़ता चला जाए और जहां जाके रुके वो सारी जमीन छायावाद की है। तो मुझे लगा कि हाँ, चलो ये ऐसे, क्योंकि मेरे मन में ये बात आई
तो अनूप सर, आपके मन में वो क्या क्या बात आती थी जब आप देखते थे कि मैंने 1 मील का पत्थर तय कर लिया, लेकिन अभी मेरा सफर बहुत बाकी है? तो जो काव्यात्मक अंदाज था या जो आपके मन का साहित्य था, वो तो आपने जिम्मेदारियों को निभाया, वो तो आपने अपने कर्तव्यों को निभाया भारतवासी होने के कारण, लेकिन आपके मन का काव्य क्या कहता था, आपकी कविताएं क्या कहती थी, उनमें जो आपकी प्रतिनिधि रचना हो या जो आपके सबसे दिल के करीब हो, हम लोग क्यों ना उस पर आए, उसे सुने आज। धन्यवाद पंकज भाई। तो चलिए, आपने कहा है तो एक कविता मुझे याद आ रही है, वो इसलिए कि वो कविता ही कविता की प्रक्रिया से जुड़ी है कि कविता कैसे जन्म लेती है। तो मैंने उसको कुछ 4-5 मैंने चित्र छोटे छोटे से दिए हैं कि कविता कैसे जन्म लेती है, और कविता का शीर्षक ही है कविता बनी। क्या बात है सर, तो पहले उसका चित्र है कि टूटते मूल्यों और विश्वासों की श्रृंखला में जब खुद से न बनी, तब कविता बनी। और विश्वासों की श्रृंखला में जब खुद से न बनी, कविता बनी। और कल्पना की उड़ान में, सपनों के जहान में, कल्पना की उड़ान में, सपनों के जहान में, मिट्टी के घरौंदे बनाते जब उंगलियां सनी, कविता। मिट्टी के घरौंदे बनाते जब उंगलियां सनी, कविता बनी। क्या बात है। और फूलों से उपजा होगा चुरा तितली से रंग, फूलों से गंध चुरा तितली से रंग, एहसास के समंदर में सीपियां चुनी, कविता बनी। क्या बात है। और बात मीठी कही, बात मन से कही, ढली शब्दों में जब चाशनी, कविता बनी। क्या बात है। और कुछ कहा ना सुना सिर्फ देखा किए, प्रेम की चरम अनुभूति, कि कुछ कहा ना सुना सिर्फ देखा किए, मूक थे होठ फिर भी सुनी, मौन संवाद। क्या बात है, जिसमें कि कविता के सामाजिक दायित्व की बात की है कि सिर्फ अपनी नहीं पीर जग की सही। क्या बात है। सिर्फ अपनी नहीं पीर जग की सही, और पूरे युग की व्यथा शब्दों में जनी, कविता बनी। पूरे युग की व्यथा शब्दों ने जनी, कविता बनी। निश्चित तौर पे यही तो कविता है। पंत जी ने भी यही कहा था, आह से उपजा होगा गान। क्या बात है। मैं आपकी कविताओं के अगर मैं बैठूं लेकर के हर हिस्से को अलग अलग, तो मेरे खुद के जो 2 लिखे हुए काव्य संकलन हैं यहाँ भारत में, वो एक एक लाइन पर आपकी मेरा एक एक काव्य संकलन खत्म हो जाता है। मतलब मैं एक एक लाइन आपकी, उस पर मेरे काव्य संकलन यहाँ पर आकर समर्पण के साथ वो खत्म हो जाते हैं। वो पूरा सार है आपकी एक एक लाइन उनका। तो हम और आगे बढ़ते चलेंगे। अब मैं दोबारा से आता हूं अभय के सर आपके पास। और रश्मि रथी ने आपके मन के भाव तो जगाए, मन के भावों ने आपकी संवेदनाओं को जगाया। आपने फिर कलम से क्या लिखा, जिम्मेदारियों के अलावा आपने तमाम दायित्वों को तो निभाया, लेकिन आपके मन ने जब कहा कि लिख रे मन, बोल रही कलम, तब आपने क्या लिखा। और मैं यहाँ पर फिर कहना चाहूंगा तमाम सुनने वाले दोस्तों से, दर्शकों से, साथियों से, बड़ों से, सभी को यथा योग्य अभिवादन करते हुए उनसे कहना चाहूंगा कि आज अपने बच्चों को जरूर अपने पास रखें जब इस कार्यक्रम को आप देख रहे हैं, और उन्हें सुनाएं। जी अभय सर। जी, तो मैं अपनी कविता जो है वो थोड़े बाद में सुनाना चाहूंगा, लेकिन जी कोई बात नहीं। पहले जो है वो रश्मि रथी से थोड़ी ये, क्योंकि जो कूटनीति है उसका भी जन्म रश्मि रथी में ही है। जो बिल्कुल है। कविता और कूटनीति दोनों जो है इसी तृतीय सर्ग में है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर
इसमें भी यदि बाधा हो, दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। क्या बात है। दुर्योधन वो भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका। उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नास मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। क्या बात है। जब और देखिए, इसके बाद जो है वो सभा छोड़ देते हैं। उसके बाद तो आपको सबको मालूम ही है, भगवान सभा को छोड़ चले, करके रणगर्जन घोड़ चले। क्या बात। यहाँ जो है कूटनीति सामने आती है कि कैसे जो है विश्व को युद्ध से बचाया जाए, है ना। सामने कर्ण सकुचाया सा, आ मिला चकित भरमाया सा। हरि बड़े प्रेम से कर धर कर, ले चढ़े उसे अपने रथ पर। रथ चला परस्पर बात चली, शम दम की टेढ़ी घात चली। शीतल हो हरि ने कहा, हाय अवशेष नहीं कोई उपाय। हो विवश हमें धनु धरना है, क्षत्रिय समूह को मरना है। हे वीर तुम ही बोलो अकाम, क्या वस्तु बड़ी थी 5 ग्राम। वह भी औरत को भारी है, गई मती गई मूढ़ की मारी है। दुर्योधन को बोधूं कैसे, इस रण को अवरोधूं कैसे। सोचो क्या दृश्य विकट होगा, रण में जब काल प्रकट होगा। बाहर शोणित की तप्त धार, भीतर विधवाओं का पुकार। धन्य। तो ये जो है कूटनीति, कविता और कूटनीति दोनों जो है एक ही जगह पे। और इससे अच्छा दायित्व तो बोध नहीं मिल सकता। और जो उनका ही कहा हुआ है कि समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध, और जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका भी अपराध। मतलब ये क्या मतलब एक एक लाइन जो है वो पूरी दुनिया है, एक एक लाइन जो है पूरा जीवन है। यही है भारतीय साहित्य, यही है भारतीय साहित्य का दर्शन। मैं चलना चाहूंगा शैलजा जी के पास, और उनसे एक निवेदन है कि आपके क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि तमाम जो गीत हैं, जो कविताएं हैं, जो नाटक हैं, यानी जितनी विधाएं हैं, आपने सब में एक तरीके से महारत हासिल की है, या सब में आपने वो सशक्त दस्तखत किए हैं उन सारी जमीनों पर जो हमेशा पुष्पित और पल्लवित होते रहेंगे। आज हम लोग चाहते हैं कि विश्व हिंदी दिवस पर हमारे तमाम भारतीय दर्शक और बाहर के जितने लोग देख रहे हैं, वो आज आपके मन की कविता सुने। आपके मन का जो सबसे मीठा राग जो आपके मन में हो, आज हम वो यहाँ पर सुने, जो आपको लगता है कि ये बार बार मुझे सुनाना चाहिए। स्वागत है आपका। धन्यवाद। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। रश्मि रथी का अभय जी ने कहा था, उसका मंचन हम लोगों ने करीबन 8 साल पहले यहाँ पर कनाडा में किया था। हम लोगों ने अंधा युग से शुरू किया था। पहला नाटक हमारा अंधा युग था और दूसरा हमारा रश्मि था। तो रश्मि रथी तो हम सभी लोगों के मन के इतने निकट है, और जो सुंदर बात कही थी कि आपने की, और मैं सोचती भी हूँ कि जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार, और जिसमें न निज भाषा तथा निज देश का अभिमान है, वो नर नहीं नर पशु निरा है और मृतक समान है। जी स्वागत। तो हम सब जीवित जागते हुए मनुष्य हैं, और पाषाण हृदय तो बिल्कुल ही नहीं है, बिल्कुल नहीं। और ये कविता जो है, आपने जो कहा, जो दिल के करीब, बहुत सी कविताएं होती है, लेकिन कविता अपने आप में ही, कोई सी भी कविता, हम चाहे पढ़ रहे हो चाहे हम लिख रहे हो, और लिखने से ज्यादा पढ़ना भी बेहद जरूरी है, उसमें जब हम आनंद में डूबते हैं तब वो कविता हमारे साथ, हमारे भीतर, हमारे जीवन का, हमारी आत्मा का अंग बनकर के साथ साथ होती है। और ये हमारी भारतीय संस्कृति की बात है कि हम जहाँ कोई मौका होता है, दुख का हो सुख का हो, हम गाने बैठ जाते हैं। चाहे वो लोकगीत हो, चाहे हमारे दूसरे साहित्यिक गीत हो, नाटक हो, वो दृश्य का,
कहीं ना कहीं हमारी पूरी लोक संस्कृति और हमारी भारतीय संस्कृति में संगीत, राग और कविता, नाटक, ये चारों चीजें ऐसी जुड़ी हुई हैं कि इसको अलग नहीं कर सकते। तो मेरी एक कविता है जो लोकगीत शैली पर ही है, और मैं समझती हूँ कि एक लड़की जब अपना घर छोड़कर जाती है, विदा होती है वहां से, जिस प्रकार का एक ग्राम्य दृश्य कहेंगे, क्योंकि आजकल तो बैंक्वेट हॉल में शादी होती है और सब दूसरे प्रकार के भाव होते हैं, लेकिन हम उसको ग्राम्य संस्कृति से जोड़े और प्रवासी संस्कृति से भी, कि प्रवास में हम लोग जब जाते हैं तो क्या है। इसका कविता का शीर्षक है कि गांठ में बांध लाई अम्मा की कविता। सरल सी कविता है, सब लोगों के लिए है। आपने स्वागत है लोगों से कह करके, तो एक सरल सी कविता कि आंचल की गांठ में हल्दी सुहाग में साथ साथ बांध लाई अम्मा की कविता। क्या बात है, क्या बात है। आंचल की गांठ में हल्दी सुहाग में साथ साथ बांध लाई अम्मा की कविता। चावल अनाज में और खील की बरसात में थोड़ी सी, ओहो, क्या बात है, क्या बात है। मढ़िया की भीत पे, चाहे वो मढ़िया कहीं हो, चाहे वो कनाडा में मढ़िया हो, चाहे वो किसी गांव की मढ़िया हो, मढ़िया की भीत पे सगुन था प्रीत पे सीने से लगा लाई थोड़ी सी। मैया ने अक्षर दिए, किसी जगह की माँ जैसे अक्षर सिखाती है कि मैया ने अक्षर दिए, बापू ने भाषा दी, भैया के जोश से उठान लाई। क्या बात है। सासु जो बोलेगी, ताने यदि गूंजेंगे, तकिया बनाए आंसू पहुंचेगी कविता, और रौब कोई झाड़ेगा, शेर सा दहाड़ेगा, चाहे वो कोई भी हो, बॉस हो आपका ऑफिस में या कोई घर, रौब कोई झाड़ेगा, शेर सा दहाड़ेगा, खरगोश की सीने में दुबकेगी कविता, और पेट भले रूखा हो, जीवन चाहे सूखा हो, जीवन को जीवन बनाए देगी। वाह वाह, क्या बात है। और क्या बात है। लोरी में नींद चले, जीवन को नदिया बनाए देगी। जीवन अद्भुत अद्भुत अद्भुत। आपने बोला कि जो कालखंड होते हैं या जो समय की घटनाएं होती हैं, हम लोग उन्हीं से प्रेरणा लेते हैं। तो चूंकि मैं खुद हिंदी की कविताएं लिखा करता हूँ, गीत लिखता हूँ मूलतः, तो मैं एक यहाँ पर एक छोटा सा एक चीज बताना चलना चाहूंगा कि निश्चित तौर पर मैंने भी जितनी भी कविताएं, कभी भी मुझे अवसर मिला तो मैंने अपनी व्यस्तताओं में या अपनी निराशाओं में या अपनी सोच में या सामने दिखा कुछ तभी लिखा। तो जैसे मुझे आप ही की बात से एक बात याद आई, आंचलिक भाषा का चूंकि आपने इस्तेमाल किया। मेरे घर के पड़ोस में ही एक नव दंपत्ति रहा करते थे, तो उसमें से एक दिन अचानक ही उनमें से उनकी जो पत्नी थी वो गुजर गई। तो जब वो उनको अंतिम यात्रा की तरफ लेकर जा रहे थे तो उनका जो इस तरह से जो सर था वो कान के पास उनका मुंह था। मेरे मन में आया कि अगर इनमें कोई चेतना होती तो अपने रोते पति से ये क्या कहती यहाँ पर, वो क्या बात होती जो वो उनको सांत्वना कह पाती अगर उनमें एक पल को चेतना लौटती। तो मैंने उसको इस तरह से लिखा था। 2 लाइन मैं क्षमा के साथ आप लोगों के बीच में रख के फिर चलता हूँ आपकी तरफ। स्वागत। बेला बिछड़न की आई, बेला बिछड़न की आई, ओ सजना मोरे दे दो विदाई, ओ सजना मोरे दे दो विदाई। याद जो आवे हम तो आंसू ना बहैया, याद जो आवे हम तो आंसू ना बहैया, सांझ ढले ही पिया घर चले जइयो, हमरी प्रीतिया की तुमको दुहाई, ओ सजना मोरे
दे दो विदाई। एक लंबा गीत है, तो वो आपकी बात से, क्या बात है, आपकी बात से ये बात याद आई। हमें बच्चे होने सब जगह हम गाते हैं, हम हर जगह गाते हैं, हम करुणा गाते हैं, हम उत्सव गाते हैं, हम उल्लास गाते हैं, हम उमंग गाते हैं, हम निराशा गाते हैं, हम आशा गाते हैं, हम अविश्वास गाते हैं, विश्वास गाते हैं। तो उसी श्रृंखला में आज मैं खुद रोक नहीं सका आपकी बात, क्योंकि इतनी यूनिवर्सल ट्रुथ जिसको हम सार्वभौमिक सत्य बोलते हैं उसकी तरह थी कि मेरे मन से वो बात निकल कर आई और मैं वहां चला। तो मैं उसी चला चली में चलता हूँ अपने सर के पास। और चूंकि मुझे अभी पता चला जब उन्होंने बताया कि वो वाराणसी मतलब मेरी तो ये तमाम इच्छाओं में शामिल रहता है कि मेरे जीवन की कभी सांझ हो तो मैं वाराणसी में हूँ। कभी कभी लगता है कि यार मेरी कोई दोपहर हो कभी तो भी मैं वाराणसी में हूँ। मेरा मन बनारस की ओर भागता है, क्योंकि बनारस मुझे लगता है कि जब से मानव सभ्यता की, जब से इंसानों के अस्तित्व की बात चलती है, तब से बनारस, अगर मैं गलत नहीं हूँ सर तो मुझे सही कीजिएगा, तब से बनारस का अस्तित्व है। बनारस पुराणों से भी पुराना है। बनारस हमारी सोचों से पुराना है, सभ्यताओं से, संस्कृतियों से पुराना है। और आज उसकी धरती से निकल के आप और बल्गारिया तक का सफर, और फिर वापस बनारस और फिर बल्गारिया। जब आप गंगा के तट से छोड़ के कभी रामनगर के किले से होते हुए निकलते होंगे, या जब कभी आप बल्गारिया में बैठे हुए वो गोधूली वाला जो हिस्सा है उसको देखते होंगे, या आपको कभी याद आता होगा BHU का गेट, आपको भारत याद आता होगा। बहुत ज्यादा आपको मन में लगता होगा, व्याकुलता होती होगी। वो व्याकुलता, क्योंकि पंत जी ने ही कहा है कि आह से उपजा होगा गान। जब वो आह निकलती होगी तब आपके मन से कोई गीत निकलता होगा, कविता निकलती होगी। वो गीत या कविता क्या होती होगी, मैं चाहता हूँ कि सभी लोग खूब मन से, हमारे दर्शक जितने भी हैं, सुने उसको आज। चलिए, आपने बनारस की बात की और यादों की बात की, तो थोड़ा मैं भी नॉस्टैल्जिक हो गया हूँ। मुझे लगता है कि नॉस्टैल्जिक होना बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। जब हम अपनी पूर्व स्मृतियों में जाते हैं और अनौपचारिक होते हैं, जैसे आप जब गा रहे थे ना, तो मुझे लग रहा था कि जैसे बिहार में जब पूर्णिया में रेणु जी लिख रहे होंगे, और जो उस समय उन्होंने जिस तरह से गीतों को लिया है अपनी कहानियों में और उपन्यासों में, तो उनके पात्र जब बिल्कुल मुझे तीसरी कसम का वो हीरामन एक छोटी सी कविता हीरामन की चूंकि बात आई, तो मैं एक छोटी सी कविता हीरामन की सुना के फिर आपको एक गीत सुनाता हूँ। हालांकि मैं आपकी तरह गा तो नहीं पाऊंगा, लेकिन हाँ, गीत जरूर सुनाऊंगा। तो 1 मिनट मैं जरा सा ये निकाल लूं। ये हीरामन कविता, ऐसे तो मुझे स्मृति मेरी बहुत कविताओं को लेकर के बुरी है, लेकिन फिर भी हीरामन जो है, हम सब जानते हैं हीरामन की कहानी। जैसे उसने अपनी तीसरी कसम खाई कि कभी किसी नाचने वाली को अपनी गाड़ी पर नहीं बैठाए। अब नहीं बिठाऊंगा। मुझे रेणु बहुत आकर्षित करते हैं। रेणु, दिनकर, ये लोग बहुत आकर्षित करते हैं, जीवन से उठाई हुई चीजें हैं। तो ये जो दृश्य है वो हीराबाई जब चली गई है उसके बाद का दृश्य है। उसमें मैंने कल्पना की कि क्या हो सकता है, उसके जाने के बाद हीरामन ने क्या सोचा होगा, क्योंकि कहानी तो वहीं खत्म हो गई और वो अपने बैलों को कहता है कि पीछे क्या मुड़ मुड़ के देख रहे है ना। दरअसल ये उसकी पीड़ा है। जी। तो छोटी सी कविता है, बहुत छोटी थी। सुना रहा हूँ कि मेरे तमाम मित्रों को बहुत प्रिय रही है, और युवावस्था में तो बार बार जब मिलते थे कहते ये कविता भाई जरूर। खैर, तो हीरामन रह गया अकेला। हीरामन रह गया अकेला, बड़ा अकेला। हीरामन रह गया अकेला, बड़ा अकेला। हीराबाई चली गई है बैठ हवा के उड़ते तिरते से पंखों पर बहुत दूर। हीराबाई चली गई है बैठ हवा के उड़ते तिरते से पंखों पर बहुत दूर, इतना कि जहां तक हीरामन के बैलों की घंटी की रुंझुन रुंझुन पहुंच नहीं सकती है। बहुत दूर, इतना कि जहां तक हीरामन के बैलों की घंटी की रुंझुन रुंझुन पहुंच नहीं सकती है। कितना किया दिया कितना कुछ, कितना किया दिया कितना कुछ, बातें महुआ घटवारिन की अपने अनबूझे मीता को
कितने कितने सपने देखे, कितने कितने सपने देखे, पर उखड़े सब मेले की नौटंकी जैसे। हुआ अजनबी खुद हीरामन, शून्य ताकता खाता कसमें। हीरामन हर बार बेचारा चला गया है, हीरामन हर बार बेचारा चला गया है, बार बार मृग तृष्णा जैसे। बड़ा अकेला हीरामन बेचारा, बुद्धू पागल मीठा। हीरा को बैठाता है अपनी गाड़ी में, रोज आज भी हार हार कसमें खाता है, और अजनबी बन जाता है, और अजनबी बन जाता है। क्या बात है सर, अद्भुत। ये एक छोटा सा दृश्य था। और अभी आपने जो बात की, निश्चित रूप से अपनी धरती से, अपने घर से दूर होना बहुत कठिन होता है, लेकिन अब आजीविका के कारण तो व्यक्ति को सब कुछ बिल्कुल कहना भी पड़ता है, और ये हमारा अपना स्वीकार्य है, ये हमारा अपना चयन है ना। मैं तो सोचता हूँ कि सचमुच जो विदेश सेवा में वो लोग हैं, वो कितना अपनी धरती को याद करते होंगे। यहाँ अभय जी बैठे हुए हैं, और बार बार लौट लौट करके, जैसे उड़ी जहाज को पंछी पुनी जहाज पे आवे, लेकिन किसी को रामचरित मानस ने संबल दिया, किसी को रश्मिरथी ने संबल दिया। क्या बात है, क्या बात है सर, बहुत बढ़िया बात कही आपने, बहुत बढ़िया बात कही। अभी ये पिछला जो वर्ष बीता, ये बड़ा कठिन, सबके लिए बड़ा कठिन था जी। और उसी दौरान एक छोटा सा गीत मैंने लिखा जी। गाकर नहीं सुना रहा हूँ, केवल सुना रहा हूँ। स्वागत। याद आया गांव, आया याद फिर बचपन। याद आया गांव, आया याद फिर बचपन। घाट और घर याद आए, नेह के बंधन। जिस घाट की चर्चा आपने की वो यहाँ भी आ गया। तो याद आया गांव, आया याद फिर बचपन। घाट और घर याद आए, नेह के बंधन। साफ नीले जल सरीखे दिख रहे, साफ नीले जल सरीखे दिख रहे सपने। तरल है आकाश, बैठा पास में अपने। जुगनुओं जैसे नखत हैं दिपदिपाते से, उड़ रहे। जुगनुओं जैसे नखत हैं दिपदिपाते से, उड़ रहे पाखी कबूतर गुनगुनाते से। मिला मिला कलियों को नया स्पर्श, नव जीवन। याद आया गांव, आया याद फिर बचपन। हुई होगी खेत में सरसों सभी पीली। हुई होगी खेत में सरसों सभी पीली। देख नीचे गगन की आंखें हुई गीली। हवा लेती सांस मन भर आज है गहरी। बह चली नदिया रही कितने बरस ठहरी। हवा लेती सांस मन भर आज है गहरी। बह चली नदिया रही कितने बरस ठहरी। प्रकृति भी है कर रही जो डूब कर मंथन। याद आया गांव, आया याद फिर बचपन। इस धुमेली सी घड़ी में दुखी है धनिया। इस धुमेली सी घड़ी में दुखी है धनिया। दुखी है चूल्हा उदासी से घिरी मुनिया। चांद कहता चुप न बैठो रात बीतेगी। चांद कहता चुप न बैठो रात बीतेगी। आ रहा सूरज कठिन यह बाट बीतेगी। बांट लो सुख दुख रखो बस पारदर्शी मन। बांट लो सुख दुख रखो बस पारदर्शी मन। याद आया गांव, आया याद फिर बचपन। और अंतिम पंक्तियां हैं। है समय भारी कठिन पर हारना कैसा। है समय भारी कठिन पर हारना कैसा। हम लिखेंगे गीत गाथा तुम नई कविता। है समय भारी कठिन पर हारना कैसा। हम लिखेंगे गीत गाथा तुम नई कविता। चलो बच्चों संग बच्चे बन यहाँ खेलें। चलो बच्चों संग बच्चे बन यहाँ खेलें। कुछ किताबें रंग कूची साथ में ले लें। फैलता कड़वा धुआं हो जाएगा चंदन। फैलता कड़वा धुआं हो जाएगा चंदन। याद आया गांव, आया याद फिर बचपन। याद आया गांव, आया याद फिर बचपन। अनमोल सर, अद्भुत। बचपन में हमें मुझे अपने एक मैं कहूंगा कि मेरे पड़ोस में रहते थे, तो वो मेरे वैचारिक गुरु हुआ करते थे। वो मुझसे अक्सर कहा करते थे, मुझे तब उसका अर्थ समझ में नहीं आता था। आज मैं थोड़ा बड़ा हो गया जब, तो पहले बीच में तो उसका कुछ कुछ समझ गया, लेकिन आज उसका मुझे वास्तविक अर्थ पता चला। वो कहा करते थे कि
फूल वही है जो चमन से निकल गया और बन गया वो इंसान जो वतन से निकल गया। अब मैं इसका अर्थ नहीं समझ पाता था, शाब्दिक अर्थ समझता था, लेकिन आज मुझे उसका अर्थ ही समझ में आता है कि हमने भारत में, हमने इवन यहाँ तक कि हमने साहित्यकारों के बीच में रहते हुए साहित्य की भूमिकाओं को निभाते हुए, साहित्यकार अपने नाम के आगे पीछे कोट अनकोट लगाते हुए ऐसे तमाम शब्दों को बिसरा दिया जो हमारे गीतों की आत्मा हुआ करते थे। हमने उन भावों को बिसरा दिया क्योंकि हम जो हमारे संस्कृतियों की और हमारे साहित्य की धड़कनें हुआ करते थे। धुमैला, धुमैला क्या शब्द है, क्या शब्द है। मतलब हम सुना कर, हम में से कोई नहीं ऐसा होगा जो इन शब्दों से अपरिचित हो, लेकिन हमने शायद चलन के चलते या शायद क्या बोलते हैं, इंस्टेंट मैगी के जमाने में इंस्टेंट कविताओं के चलते इस तरह के रूपकों का प्रयोग करना अब शायद कम कर दिया। और मुझे यकीन है, मुझे विश्वास है, मुझे भरोसा है कि हम फिर से आपके कार्यक्रम को देखने के बाद कुछ तो लोग होंगे जो फिर से उन्हीं परंपराओं को जीवित करेंगे, शुरू करेंगे। और उन्हीं परंपराओं की कड़ी में मेरा आग्रह ये आराधना जी से भी रहेगा, क्योंकि वो उसी परंपरा में है जिस परंपरा का मैं यहाँ पर आपसे जिक्र कर रहा हूँ। उन्होंने बहुत सारा काम किया है हिंदी के लिए, भारतीय साहित्य के लिए, लेकिन उनकी साहित्य साधना से क्या निकला है, उनके मन की पीड़ा का जो उनके मन के जो भावों का मैं कहूं कि एक निचोड़ है, या उनके मन के भावों का द्वंद्व और उनकी साहित्य की जो जिम्मेदारियां हैं और पत्रकारिता की जिम्मेदारियां, क्योंकि पत्रकारिता की जिम्मेदारियां अक्सर बहुत जल्दी आपके मन को उबा देती हैं। जैसे मुझे ये समझ में आता है, मैं कई बार बोलता हूँ कि समझ में आते नहीं और गाँव लौट चलें, चलो कि यार फिर अपने गाँव लौट चलें, कुछ भी नहीं है वहां फिर भी अपनी मिट्टी है, उसी दरख्त की ठंडी छांव लौट चले, चलो कि यार फिर अपने गाँव लौट चलें। आप जब इस भाव में होती हैं, आपके लिए गांव लौटना भी इतना आसान नहीं है। क्या लिखती हैं आप उस समय, क्या बोला करती हैं मंचों से? ये आपने बिल्कुल मन की बात कही। और कल ही प्रवासी दिवस था और इसी प्रवासी दिवस के अवसर पर कविता लिखी थी। हालांकि मूलतः ये कविता स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में लिखी थी और उसमें एक प्रवासी की देशभक्ति की भावना थी। अगर कोई कहता है कि अब देश में नहीं रहती है तो देशभक्ति की बातें ना करो। मेरे कई मित्र हैं, खासकर पत्रकार बड़े मुखर होते हैं, तो वो संकोच नहीं करते हैं जब आपकी आलोचना करते हैं। पत्रकार मित्र कहते हैं कि इतनी ही भावना है तो आ जाओ, वापस देश लौटो और करो देश की सेवा, वहां रह के क्या बड़ी बड़ी बातें कर रही हैं। तो उन लोगों को बताया कीजिए कि अक्सर जो हिंदी फिल्मों का कथानक और नायक होता है वो बुराइयों को मिटाने के लिए अड्डे में जाता है और वहां जाके अपनी भूमिका निभाता है। तो हर कोई जो है, हम भारत में है तो हम भारत के लिए, अब हमें मरने की जरूरत नहीं है, हमें भारत के लिए जीने की जरूरत है। और हम जहां खड़े हो वहां खड़े होकर जिए, जहां खड़े हो वहां खड़े होकर कहें कि हम हैं हिंदुस्तानी, हमारी भाषा है हिंदी। जी स्वागत। बिल्कुल बिल्कुल, उसी भाव को मैंने उसका प्रत्युत्तर कविता से दिया है। एक साहित्यकार हमेशा उत्तर जो देता है कविता से देता है। स्वागत स्वागत। देश त्याग परदेश बसे, ये कह मुझ पर जो हंसता है, मैं जाऊं जहां जहां भी रहूं, एक भारत मुझ में बसता है। क्या बात है। जहां भी रहूं एक भारत मुझ में बसता है। अब शुरुआत करूंगी प्रवासी दिवस पर जो कविता लिखी उन पंक्तियों से। जी स्वागत। देश की सीमाएं बेहतर कल की आशा में हूँ, बगला ही देश की सीमाएं, रोजगार की चाह में सीखी जाने कितनी नई विधाएं, बैरागी मन मेरा फिर भी ज्ञान योग में ही रमता है, मैं जाऊं जहां जहां भी रहूं एक भारत मुझ में बसता है। क्या बात है। मन की सन्यासन निर्जन में जब बैठ के धुनी रमाती है, टोली इच्छाओं की आकर चौखट पर शोर मचाती है। ये कहता है मन की वापस लौट चलो, पर कहता है कि विदेश की सुख सुविधाएं लुभा रही हैं। तो ये अंतर्द्वंद है मन का इन
सोचे भवनों में ये नयन, आंगन दलान को तरसता है। मैं जाऊं दलान जहां भी रहूं, एक भारत मुझ में बसता है। ट्यूलिप ऑर्किड की ये कलियां मेरे मन को बहुत लुभाती है, पर घर आंगन के फुलवरिया की याद मुझे आ जाती है। भावों की फूलडाली में मन उड़हल कनेर ही चुनता है। आहा, क्या बात है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जहाँ भी रहूं एक भारत मुझ में बसता है। जस्टिन बीबर और एड शीरन की धुन पर तन थिरकता है। मन की आकाशवाणी में पर विविध भारती ही बजता है। लकड़ी के घोड़े पर बैठा मेरा बचपन ज्यों चहकता है। मैं जाऊं जहां भी रहूं, एक भारत मुझ में बसता है। भारत से दूर भले हूँ, पर मन मेरा तो है वहीं बसा। मेरी जननी मेरी जन्मभूमि, तेरी माटी ने है मुझे रचा। मेरी धमनी में मेरी नस नस में गंगधार बन जो बहता है। आहा, जाऊं जहां भी रहूं, एक भारत मुझ में बसता है। क्या बात है। दूरी दिखती हो दिल मेरा हिंदुस्तानी है। ये हर प्रवास करने वाले भारत वंशी की कहानी है। क्या बात है, वाह। भले पासपोर्ट का रंग बदले, दिल में तिरंगा मचलता है। मैं जाऊं जहां भी रहूं, एक भारत मुझ में। बहुत सुंदर। अद्भुत। एक भारत मुझ में बसता है। और कितनी सुंदर सी बात आपने कही कि जो लोग अड़हल का फूल जिनके घर में खिला होता है, उन्हें ट्यूलिप ज्यादा सुंदर लगता है। जिनके घरों में दालान होते हैं, वो 2 BHK और उसके बाद की चीजों में उलझना चाहते हैं। लेकिन यही भारत है, यही भारत की मिट्टी है, यही भारत का जादू है कि जब आप इससे, जैसे माँ से आप दूर होते हैं जब, तो आपको हर पल याद आती है। ठोकर में याद आती है, आपको खुशी में याद आती है, आपको जब कभी चेतावनी की जरूरत होती है तब याद आती है, नसीहत में याद आती है, प्रेम में याद आती है, विछोह में याद आती है, विरह में याद आती है। वैसे ही जब आप देश से बाहर होते हैं तब आपको भारत याद आता है। भारत सबके दिल में रहता है। भारत की यही बात है कि उसकी मिट्टी बड़ी उर्वरक है, उसकी मिट्टी बड़ी उपजाऊ है। जहां भी जाती है वहीं एक बीज अपने अंदर समाहित करती है और भारतीय संस्कृति का वटवृक्ष वहां पर आच्छादित होता है। आज निश्चित तौर पर बिल्कुल मन नहीं हो रहा है कि इस सिलसिले को यहाँ रोका जाए, लेकिन मैं जानता हूं कि समय जो होता है आपके यहाँ और हमारे यहाँ, वो बहुत वहां पर उस समय जो है कहता है कि अब जो है हमें थोड़ा सा विदा की तरफ चलना चाहिए, समापन की तरफ चलना चाहिए। लेकिन मैं आज इसी मंच से ये भी कहना चाहूंगा, जो कि मैंने पहले भी पिछले सत्र में भी कहा, कि एक दिन ऐसा भी हो जब हम सब एक एक करके सबसे पूरे मन की बातें करें। क्योंकि आज तो मुझे लग रहा है कि सिर्फ आपका परिचय ही हो पाया, आप लोग, आपका जो है सिर्फ मैं कहूँ तो किताबों का पहला पन्ना ही खुल पाया। लेकिन एक रोज ऐसा भी आए जब हम आपके ग्रंथों को पूरा खोलें, आपके व्यक्तित्वों पर पूरी चर्चा करें। क्योंकि आपके व्यक्तित्व पे चर्चा करना, आपके सृजन पे चर्चा करना, आपके साहित्य पे चर्चा करना, आपकी
चेतनाओं पर, आपकी सोच पर चर्चा करना एक ऋण को चुकाने के समान होता है। इसलिए क्योंकि मैं भी एक भारतवासी हूं और मुझे लगता है कि जब कभी भी ये चीजें मेरी नजर के सामने आती हैं कि जब एक औपचारिकता के रूप में रह जाता है हिंदी का कोई कार्यक्रम, तब मन बड़ा टीस से भरता है। लेकिन जब मेरे सामने ऐसे शिखर पुरुष आते हैं कि जिन्होंने 40-40 साल, जिन्होंने 30-30 साल, जिन्होंने 25-25 साल, जिन्होंने पूरी पूरी उम्र, और जिन्होंने 5-5 साल, जिन्होंने 6-6 साल अपनी इस मिट्टी से दूर रहकर इस मिट्टी की उर्वरकता को बढ़ाने के लिए दिए हैं, तो मुझे लगता है कि नहीं, मुझे निराश होने की जरूरत नहीं। मुझे हमेशा ये रखना चाहिए मेरे मन में कि ये दीप जलता रहेगा, ये दीप हमेशा जलेगा हिंदी का, और हम सब ने मिलकर इसको जैसे चलाया है वैसे ही चलता रहेगा। यहाँ पे जो एक वायदे के मुताबिक एक बात रह जा रही थी, वो अभय सर से बात रह जा रही थी। उन्होंने कहा था कि वो अपना एक गीत जरूर पढ़ना चाहेंगे बाद में, तो मैं चाहूंगा कि समापन उनके गीत से हो, उनकी कविता से हो। एक बहुत छोटी सी जो है वो पहले मेरा सल्यूट अभिवादन। ये जो बहुत बहुत छोटा सा, जो क्योंकि आज हम पूरे दुनिया से जुड़े हुए हैं और पूरे और जो चीज जो हमारा जो यूनिक, मतलब कि हमारी जो सोच है वसुधैव कुटुंबकम की, जो एकदम यूनिक सोच है, जिसमें कि अहम निजः पेरोवेति गणना लघु चेतसा उदार वसुधैव कुटुंबकम। तो ये मैं पृथ्वी गीत आपके साथ जो है जिसका जो है अनुवाद जो है मंगलेश डबराल जी ने किया है जी, उसको मैं सुनाना चाहता हूँ, क्योंकि आज हमें ये भी जरूरत है कि हम क्योंकि हम जो है पूरे विश्व को अपना घर समझते हैं, तो हमारा जो घर है वो सिर्फ एक भारतवासी के लिए जो है पूरी दुनिया ही घर है। तो ये एक गीत जो है वो, इसका हिंदी अनुवाद मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। अलौकिक उपवन नीला मोती यह सृष्टि में सबसे सुंदर अपना ग्रह, सब द्वीप, सब सागर, सब जीव जंतु, सब द्वीप, सब सागर, सब वनस्पति, सब जीव बराबर, कई संस्कृतियां पंथ पर, हम सब एक सूत्र में बंधे, यह धरती हमारा घर, हम सब इसकी संतान, सब लोग, सब राष्ट्र एक समान, सबके संग एक, सबके संग एक, एक के संग सब, साथ साथ फहराएं आओ नीली धरती का परचम। बहुत अच्छे, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। धरती का परचम, धरती का परचम, ये परचम लहराता रहे और समय पथ पर मैं आप सबका स्नेह लेता रहूं। आप सब और जो मुझसे छोटे हैं उनको आपसे जो स्नेह लूं, उसी की लौ को उन तक पहुंचाता रहूं। ये भारत यूं ही जुड़ा रहे, ये भारत हर किसी के दिल में यूं ही धड़कता रहे, ये भारत इसी तरह से अपनी पहचान का परचम लहराता रहे, हम सबका गर्व से मस्तक ऊंचा रहे, हम भारतीय की संतान होने का दायित्व निभाते रहें, हमारी हिंदी का मान जो है इसी तरह से बढ़ता रहे, हमारे देश का मान ऐसे ही बढ़ता रहे। आप सभी का यहाँ पर मैं जानता हूँ कि पल पल कीमती था, और मुझे ये भी मालूम है कि जो मुझे ब्रीफ था कि उसमें था कि बहुत समय का ध्यान रखते हुए सबसे चर्चा करनी, क्योंकि आपका समय एक सेकंड बहुत कीमती है। लेकिन मुझे मालूम था कि जब हम हिंदी पर और जब देश पर आएंगे तो सब समय की धाराएं और बाधाएं मिट जाएंगी। वही हुआ, और इतना अच्छा समागम, इतना अच्छा एक तरह से मैं कहूँ कि लोगों से आप सबसे जो सीखने को मिला, जो साहित्य
से ज्यादा जीवन सीखा, संस्कार सीखे। हमने भारत का एक चित्र बनाया यहाँ पर, वो अपने आप में अलौकिक और अभूतपूर्व था। आप सभी का यहाँ पर आने के लिए बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। और इस वायदे के साथ इस कार्यक्रम से हम सब विदा लेते हैं कि फिर मिलें, स्वस्थ रहें, खुश रहें और नई नई चीजों के साथ आएं। हम नई नई टॉफी की तरह नई नई रचनाएं बच्चों में बांटें, ताकि वो बड़े होकर उनका स्वाद याद रखें और हमेशा भारत को याद करें, अपनी कविताओं को याद करें, साहित्य का रस लें। बहुत बहुत आभार, अभिनंदन, धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी, सभी को नमस्कार और धन्यवाद। आपको बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी, इतना बढ़िया